Namaskar. Swagatam. We would like to welcome you all on behalf of AYUSH SAMRIDDHI team at our milestone of 478 today. We planned for 480 webinars in this month completion. Then also we have achieved this milestone, great milestone of 478 due to your cooperation, mentorship, guidance. This journey is continue up to its infinity, up to अनंत अनंत यात्रा। आप लोगों के अनंत ज्ञान के कारण इतनी समृद्ध हो रही है कि मुझे कुछ ना कुछ रोज नया नया सीखने को मिल रहा है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय अग्निहोत्री जी, मेरे भाई अर्पण जी, मैडम पारुल जी, पटनकर साहेब, अग्निहोत्री सर, सभी को प्रणाम, दिल से प्रणाम। आप लोग नहीं होते तो ये यात्रा नहीं होती। मैं पटनकर साहब को भी प्रणाम करता हूं मुंबई से। पटनकर साहब प्रणाम। प्रियदर्शनी जी श्रीलंका से जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत है। पश्मीना जी गुजरात से जुड़ी हैं, कमलेश जी गुजरात से जुड़े हैं। आज कुछ तो अलग ही सीखने को मिलेगा, ऐसी हम लोगों की बड़ी दृढ़ भावना है। मेरा मानना है आज हम 2 दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम चाहते तो नंबर बढ़ा सकते थे, क्योंकि 30 तारीख को ये वर्ल्ड ऑडियो ड्रामा डे है। मेरा पर्सनल विश्वास है कि जहां हम अपनी भाषा को कोरोना काल के बाद टेक्नोलॉजी से बड़ी अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में सक्षम हुए हैं, वहीं हम लोग देख रहे हैं कि आज जरूरत है आयुर्वेद के एनिमेशन कि क्या एनिमेशंस हैं, क्या एनिमेशन हो रहे हैं वात पित्त कफ दोषों को समझाने के लिए या हमारे सिद्धांतों को समझाने के लिए क्या एनिमेशंस की जरूरत है, कौन कर रहे हैं। और दूसरी हमारी हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ऑडियो ड्रामा का क्या रोल हो सकता है। तो वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ऑडियो ड्रामा डे एज वेल एज टुडे वर्ल्ड एनिमेशन डे। Both the avenues are new for us. So without wasting much time, I would like to request JS प्रोफेसर JS चौबे जी का भी हार्दिक स्वागत है। एक्स प्रिंसिपल मानसरोवर एंड सियाराम आयुर्वेदिक कॉलेज, स्वागतम चौबे साहिब, स्वागतम। मैं रिस्पेक्टेड विष्णु प्रसाद शर्मा जी, फॉर्मर प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी एंड प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद परिषद आसाम से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें आशीर्वचन दें स्वागत भाषण के रूप में। स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर V.K. अग्निहोत्री जी, रेस्पेक्टेड बुद्ध पटनकार जी, रेस्पेक्टेड पवन कुमार शर्मा जी, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on AYUSH animation and audio drama, most interesting subject. Today, we have eminent speaker, Dr. Arpan A. Bhatt, Professor and Head Department of Shastravidya from Jamnagar. I welcome you, sir, for this evening webinar. Next, I want to welcome Vaidya Subinoy V. Damle, renowned Ayurveda expert, Sindhu Durg. Welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. K.C. Priyadarshini, consultant surgeon, Sri Lanka. I welcome you, madam, to this evening webinar. Next, I want to welcome Vaidya Kamlesh Bhagyawata, Reader, Department of Devaguna, Government Ayurvedic College, Vadodara. Next, I want to welcome Dr. Pasmina Joshi Rupa Relia, Associate Professor, Department of Cellular, Jamnagar.
So I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this important evening webinar on IRES animation and audio drama. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. थैंक यू वेरी मच सर। आज का सब्जेक्ट बिल्कुल ही यूनिक है सर, हम लोगों को भी कई चीजें सीखने को मिलेंगी। आज यंग जनरेशन ने, मैंने कई जगह साइट्स देखी, आयुर्वेद के दोषों को बड़ी अच्छी ढंग से एनिमेशन से समझाया गया है। आज हमारे साथ संयोग से वर्ल्ड ऑडियो ड्रामा के लिए भी एंट्रीज डायरेक्ट आई हैं। अर्पण जी ने बड़े चाव से नाम रिकमेंड किए हैं, तो निश्चित मैं आशा करता हूं कि आज इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि बस। डॉक्टर AK जैन हमारे MD PhD यहाँ के, स्वागतम स्वागतम। कलकत्ता के हमारे मित्र डॉक्टर AK अशोक कुमार जैन जी का स्वागत है, स्वागतम। तो मैं बिना समय नष्ट किए अग्निहोत्री सर से स्वागत और इनिशियल उद्घोष लेकर और फिर अर्पण भट्ट जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। अग्निहोत्री। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी, नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आज के अपने सभी माननीय अतिथि वक्ताओं और कलाकारों को, और साथ में आज की प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हमारे सभी विशेष डिग्निटीज को शुरू करते हैं डॉक्टर BP शर्मा जी से, वैद्य पटंकर जी से और डॉक्टर अशोक जैन। आज बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं, एक बार मदरहुड तो दिखे थे। जय हो जय हो, नमस्कार। बढ़िया है जी। और प्रसन्नता की बात यह है कि हम आज थ्रिल्ड हैं, thrilled especially with the name of Dr. Pashmina Joshi, as I just came to know that she is not only Associate Professor Shalya in Jamnagar, but also a producer, means director in the field of animation, film and audio drama. So really persons are adding day by day with our platform that they have got so many hidden qualities, abilities and properties with them, that it is Professor Pawan Kumar Sharma ji who is capable enough to take out such hidden say pratibhaएं and merits within hidden within them. So from my side and from the side of our IRES, we welcome you all, all the guest speakers and presenters, and we are really thrilled along with our dignitaries, those who have joined to our platform by now and will join with the due course of time, along with those who will see live presentation through YouTube, and also those who will visit our recorded say this webinar in our archive. So thank you so much, and we are all waiting for the newer information from our guest speakers. Thank you. And especially Professor Arpan Bhattji, we have seen his merit. He is a man of letters and spirit. The way he starts with, I'm sorry to say that I'm failed to understand whether his association with the spirituality, with Ayurveda, with melodious concept making and presentation. So I am really today I am going to see that it is going to a great evening today. Thank you so much. Over to Pawan Sharma ji. थैंक यू सर। वो अर्पण वन मैन आर्मी है सर, एक बार स्टेज पे हो तो फिर दूसरे आदमी की जरूरत बहुत बार डेफिनेटली मैं ऐसे ही मेरे मित्र अर्पण जी को आमंत्रित करता हूं। अर्पण जी स्वागतम। और ये अर्पण जी की टीम भी मल्टी टैलेंटेड है, एक एक आदमी 4-4, 5-5 विधाओं में मास्टर है। वाह, ग्रेट। अर्पण जी वेलकम। Thank you so much, Pawan ji. It is this place which has changed the game, actually, the place where I belong to now. So it is something there in the earth of this place that it draws so many talents towards it. And then there is ample scope for nurturing of such talent. So I would like to give this whole credit to the atmosphere of this place, to this place in particular, and to the mentors who had been and who are at present in this place, who have played key roles in the development of talents of and all the talents in all directions, basically. So I would like to start
today's speech with prayers, as usually I do. And the first prayer, obviously, will be for Lord Nateshwara, because we are going to talk in his realm, like. So, may I request all to please concentrate? Breathe in deep, focusing in between the eyebrows. और भगवान नटेश्वर का वहां पर ध्यान धरते हुए आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि त्वं नमः सात्विकं शिवम् त्वं नमः सात्विकं शिवम् त्वं नमः सात्विकं शिवम् ॐ शांति शांति शांति। तो भगवान नटेश्वर की ये दुनिया है, जैसा कि अभी श्लोक में बताया गया कि आंगिक जिसका पूरा लोक है, भुवन पूरा उसका आंगिक है या उसके आंगिक से पैदा हुआ। वाचिकम सर्व वांग्मय, उसकी वाचा से सारे वांग्मय पैदा हुए। आहार्यम चंद्र तारादि, समस्त नेचर में जो कुछ भी विद्यमान है, चंद्र तारा को लेकर के, वृक्ष वनराजी को लेकर के, वही उसके कपड़े, उसका पहनावा है। ऐसे सात्विक शिव को हम नमस्कार करते हैं। जो भी रंग देवता की उपासना करने के लिए जाता है, ये इसका मूल मंत्र होता है। जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन होता है तो शुरुआत यहीं से होती है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, ये भले आज वो वर्ल्ड क्या बोलते हैं, एनिमेशन डे या ऑडियो ड्रामा डे की हम आज बात कर रहे हैं, पर साहब हम जब अपनी संहिता को उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप उसका वर्णन देखिए सर, एनिमेशन से कम है क्या? किस जगह पर ऋषि मुनि बैठे थे, क्या विचार उनके मन में आया, कैसी वहां आसपास की हरियाली थी, क्या वनराजी थी, क्या वृक्षराजी थी, क्या सीनरी थी, फिर वो कहाँ गए, कैसे बैठे थे, कैसे बात कर रहे थे, वहां से तो हमारी संहिताएं शुरू होती हैं। तो ये जो पूरा कैरिकेचर आता है हमारे दिमाग के सामने, खैर आजकल ये जो मेरे हाथ में बजर बट्टू है, जिसकी बदौलत में आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, अब ये इसका जमाना आ गया है। पर पहले के जमाने में तो ये सब नहीं था, तो वो किताबें ही थी, और किताबों में जितना रसप्रद वर्णन होता था, उतना ही वह पाठक को अपनी ओर खींचती थी पढ़ने के लिए। और इसीलिए जो हमारी संहिताएं लिखी गई, तो वो संहिताएं श्लोकबद्ध की गई ताकि आप उसको अलग अलग तरीके से गा सकें। उसके मीटर, उसके छंद अलग अलग हैं, और इसकी वजह से उसमें भी वैविध्य आता है। मनुष्य वैविध्य से आकर्षित होता है, यह मूल मंत्र है। आप एक ही चीज रोज 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 उसको एक ही तरीके से दिए जाओगे तो कुछ दिनों में उकताहट आ जाएगी। हाँ, योग का विज्ञान ये कहता है कि एक ही चीज बार 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 करते रहो तो ईश की प्राप्ति हो जाती है, कैवल्य प्राप्त होता है। पर हर एक बंदा तो कैवल्य के लिए नहीं आता है, हर एक बंदा तो ज्ञान पिपासा लेकर के आता है, नई नई चीजों को जानने के लिए आता है। तो जब हम आज आयुर्वेद की बात करते हैं, तो क्योंकि नई पीढ़ी है, नए इतने सारे गैजेट्स हमारे सामने आ गए हैं, सो देन इट इज एविडेंट एंड इट इज ऑल्सो इनएविटेबल
that the knowledge which we possess, may it be oriental and traditional, but it may be modified in a way that a kid of today would like to learn it, would like to go after it, would like to do something which is being stated over there. तो इस संदर्भ में यदि हम एनिमेटेड वे में हमारी संहिताओं को ले आते हैं या संहिताओं में जो चीजें बताई हैं उसको ले आते हैं, खैर पवन जी ने भी बताया, इस कोरोना काल ने हम सबको ये सिखा दिया कि भैया आप वो डंडा लेकर के क्लास में पढ़ाते हो, अब वो युग नहीं है। आप बगैर डंडे के पढ़ाना सीख लो और बगैर दिखे भी पढ़ाना सीख लो। आप बोलते जाओ, लोग सुनते जाएं, ना आप दिखते हो ना वो दिखते हैं। यदि दिखते भी हैं तो हैं कि नहीं मालूम नहीं है, पर फिर भी जो भी प्रक्रिया है तो वो आज की देन है, आज के युग की देन है। और इस युग के लिए हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में अवश्य सोचना पड़ेगा। हाँ, किस हद तक इसको संहिता परक रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक विचारणीय परिप्रेक्ष्य अवश्य है। क्यों? क्योंकि जो हमारी संहिता में भाषा लिखी है, अब लोगों को वो भाषा भी कठिन लगने लगी है। श्लोकों को पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है, मूल संहिता का पाठ करना छोड़ दिया है। तो हो सकता है कि इन एनिमेटेड चीजों की वजह से हम उसको थोड़ा और आगे ले जा सके। जब यहाँ मैंने एनिमेशन की मैं बात करता हूं तो यदि मैं ऑडियो ड्रामा की बात नहीं करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि हमारी संहिताएं भी तो प्रश्नोत्तरी के स्वरूप में है। तो वहां पर तो वितंडा भी हुई है, वहां पर तद्विद्य भी हुई है। तो वितंडा होना और तद्विद्य होना दोनों के जो परिप्रेक्ष्य हैं, आवाज के, आंगिक के, भावनाओं के, वो अलग होते हैं। तो जब हम नाट्य की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडियो ड्रामा वी आर टॉकिंग अबाउट नाट्य। तो जब हम नाट्य की बात करते हैं तो इनकी बात बरबस आ ही जाती है बीच में। और अब हम ये सोच लें कि चलो हम सिर्फ ऑडियो ड्रामा की बात नहीं करते हैं, हम क्लासरूम टीचिंग की ही बात करते हैं। सो इन क्लासरूम टीचिंग ऑल्सो इफ अ टीचर इज monotonous, without any body movements, without any expressions in the words, without the ups and downs in the speeches, in the pitches and sentences, that teacher will seem boring. क्यों? क्योंकि वो मोनोटोनस साउंड हो जाएगा, पूरी मोनोटोनी हो जाएगी। मोनोटोनी हो गई तो क्या हो जाएगा? बच्चे सो जाएंगे। तो ये जो ऑडियो ड्रामा है, वो ऑडियो ड्रामा सिर्फ ये सुनने के लिए ही जरूरी है ऐसा नहीं है। ड्रामेटिक्स की टीचिंग तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर आयुर्वेद कॉलेज में पहले से ही होनी चाहिए, ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन करके बच्चा जब पढ़ाने को आता है, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं। भाई ड्रामा और कोई भी आर्ट फॉर्म, वो सारे कम्युनिकेटिव स्किल्स से भरपूर फॉर्मेट्स हैं। तो जितना हम इसको साथ में जोड़ते जाएंगे, उतना हमें बेहतर से बेहतर शिक्षक मिलते जाएंगे। आज मैं खुश इसलिए हूं कि मेरी 2 पीढ़ियां मेरे साथ हैं। पश्मीना जी भी हैं और कमलेश जी भी हैं, है ना। तो हम शुरू हुए थे नौतानी साहब से, तो नौतानी साहब के बाद एक हमारी पीढ़ी आई, बीच में एक थोड़ा सा लंबा अंतराल भले ही आ गया, फिर उसके बाद में पश्मीना जी आई, पश्मीना जी के बाद अब कमलेश जी भी हैं। एंड दे आर वर्सेटाइल पर्सन्स इन देयर ओन फील्ड, इन देयर ओन मैनर। सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद शिक्षा की भी बात कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद ज्ञान की भी बात कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद की समझ की भी बात कर रहा हूं, और उनका जो प्रैक्टिकल दायित्व है समाज के प्रति, उसकी भी मैं बात कर रहा हूं। सो दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। कई बार क्या होता है कि हमारी फील्ड में यदि बच्चा आर्ट की तरफ रुझान ज्यादा रखता है या इस प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रुझान ज्यादा रखता है, तो लोग ये मान करके चलते हैं कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है।
और चूंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब करता रहता है, तो उसको तो छोड़ो, वो अच्छा वैद्य बन नहीं सकेगा, वो नाटक वाला बनेगा। पर साहब मैं ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक तो खुद मैं हूं, एक हमारे कमलेश जी हैं, एक हमारी पश्मिना जी हैं। आज हितेश जी हमारे साथ में जुड़ नहीं पाए, शायद नईशत जी भी हमारे साथ किसी वजह से जुड़ नहीं पाए, ये अलग बात है। पर ये सारे उस चीज के उदाहरण हैं कि भाई यदि आर्ट के फॉर्मेट में कोई आगे रहता है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे रहता है, तो ऐसा कतई नहीं है कि वो विज्ञान में आगे नहीं हो सकता, बल्कि क्रिएटिविटी की वजह से उनकी सोच 2 कदम आगे रहती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी अग्निहोत्री जी बता रहे थे कि इनके बारे में मैं क्या कहूं। सर आप मुझे कुछ मत कहिए, आप समझ लीजिए ये जो सारा खेल तमाशा है, माँ सरस्वती की हम पर जो कृपा है, थोड़ी सी विशेष कृपा है, उसकी वजह से है, और कुछ नहीं है। अब हम बात करें ये ऑडियो ड्रामा वाली, मैं थोड़े में ही अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है और लोग भी बोलने वाले हैं। ऑडियो ड्रामा का आज और इम्पोर्टेंस हो गया क्योंकि पॉडकास्टिंग बढ़ गए, रील्स बनाने बढ़ गए हैं, शॉर्ट फिल्मिंग बढ़ गई है। और अभी अभी हमने आयुष ने भी आयुर्वाणी करके चालू किया है पॉडकास्टिंग के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी आयुर्ध्वनि नाम से पॉडकास्टिंग चैनल चालू की है। तो हमारा ज्ञान लोगों के एटलीस्ट कर्ण पटल पर तो निरंतर आता रहे, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा, ये प्रिंसिपल है। और अब हमको लेके जाना है आयुर्वेद को, पूरे विश्व भर में फैलाना है और उसको मेन स्ट्रीमिंग करना है। बाकी के जो विज्ञान आजकल मेन स्ट्रीम में है, उसका मेन स्ट्रीमिंग इसलिए हुआ कि भाई जो दिखा वो बिका, और जो दिखाया गया उसको बेचा गया, ये भी बात है। तो अब जो दिखेगा वो बिकेगा और जो दिखाया जाएगा उसको बेचा भी जाएगा। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम ये ऑडियो ड्रामा का भी अपने जो साइंस है, अपना साइंस आयुर्वेद, उसके भीतर उसका भी इंक्लूजन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और उसके छोटे छोटे पीसीस को लेकर के उसको ड्रामेटाइज करके we can do what we want to do and we can send a very good message. अच्छा, इसमें एनिमेशंस को भी हम साथ में जोड़ सकते हैं, और भी जो ग्राफिक्स का साइंस है उसको इसमें साथ में ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज मूवेबल या ग्राफिक उस प्रकार से ना हो, तब भी हम उसको ज्यादा मोहक स्वरूप से ग्लैमराइज करके, मैं अलग तरीके से ग्लैमराइज को ना समझने की यहाँ गुजारिश करता हूँ, पर जो दिखता है वो बहुत अच्छा दिखे उस तरीके से उसको रख सकते हैं लोगों के सामने। और हम जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट से हम कितने प्रभावित होते हैं अपनी आम जिंदगी में। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपनी शास्त्रोक्त बातों को भी, मैं सिर्फ दवाई बेचने की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, हम अपनी और शास्त्रोक्त बातों को, उसके स्वास्थ्य के सिद्धांतों को, स्वास्थ्य के आयामों को, चिकित्सा के आयामों को, जो कि आम लोगों की समझ तक पहुंचना आवश्यक है, उसको इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। और इसमें ये दोनों ही विधाएं, जो ऑडियो ड्रामा की विधा है वो भी, और जो एनिमेशन की विधा है वो भी, वो हमें आयुर्वेद को और प्रचारित और प्रसारित करने में हमारी सहायता कर सकती है, हमारा विकास करने में हमारी सहायता कर सकती है, और हमारे संस्थाओं को पनपने के लिए भी अपना दायित्व निभा सकती है। और मैं चाहता हूं कि और बच्चे इसमें आए, इसमें और आगे बढ़े। हालांकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो हम सब सफेद बालों और बिना बाल वालों से तो उसमें आगे ही है, पर इसका जो शास्त्रोक्त प्रयोग और उपयोग है वो और बढ़े इसका, और लोग और इसमें जुड़ते जाए, यही मनोकामना और यही शुभेच्छा के साथ नए साल की सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी and letting me share my views about both these aspects. Thank you once again, Pavanji and the whole team. Thank you, thank you, thank you. You are also my team member, dear. मैंने 2 बातें बड़ी अच्छी पकड़ी। एक तो बात बिल्कुल सही है, आयुर्वेद में टीचर्स को कम से कम कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज की एक्टिंग सिखानी पड़ेगी। ये मैंने तब समझा जब मैंने 95 में
यहाँ कैलकाटा में आके मार्केटिंग के लिए, और आई डिड माय certificate course in acting and direction from National Institute of Film and Fine Arts in 95, because I had to learn body language well to communicate in front of principals and superintendents and senior Ayurvedic dignitaries on behalf of Imami and Jandu. So I was succeeded in that. So really, it was a great pleasure to learn all these. So without wasting much time, I would like to request Dr. Subinay Damle ji. Subinay Damle ji, welcome. Introduced by our senior expert, Rajan Patalkar sir. Thank you, Rajan ji. Thank you very much. Welcome, Subinay ji. Welcome. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या स्वागत मेरी है। आवाज 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 सुनाई दे रही है? क्लियर ठीक है। क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर। बहुत माँ सरस्वती के पुत्र आज को कौन रोक सकता है? हाँ, धन्यवाद जी। आज के ये वर्ल्ड एनिमेशन डे की सबको बधाई। मुझे ऐसा अभी बहुत अच्छी चर्चा शुरू हुई है। इस चर्चा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाऊंगा। जब मैंने बीएमएस के लिए एडमिशन ली थी 30-40 बरस पहले, तब मुझे उसी टाइम से ऐसा लग रहा था कि आयुर्वेद जो पुराने तरीके से सिखाया जा रहा है तो कुछ नए अंदाज से पेश किया जाना चाहिए, तो उसमें रुचि पैदा होगी। आयुर्वेद ये एक पुरातन शास्त्र है, लेकिन पुराने तरीके से सिखाना चाहिए ऐसा नहीं। जैसे अभी गुरुओं को सिखाने की बात चल रही थी, तो आयुर्वेद गुरुकुल पद्धति से जो सिखाया गया है उसको यदि हमने फिल्मा के रखा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे शरीर रचना विषय लिया, एनाटॉमी का परीक्षण जो है वो कैसे करना चाहिए, इसका हमारे शास्त्र में जिक्र है। बहते नदी के पानी में शव को रखकर हर दिन उसका परीक्षण करते जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो वो पूरी हमारी कोशिकाएं, हमारे स्नायु बंधन, हमारे संधि बंधन, हमारे सबस्त्रोतस, उसका पूरा का पूरा मायना हो सकता है, अभ्यास हो सकता है एक ही साथ। अभी क्या किया जाता है, शव को तोड़ के हाथ एक को, पांव दूसरे को, सिर तीसरे को, पेट चौथे को, ऐसा दिया जाता है। तो पूरा बॉडी का अभ्यास एक साथ नहीं होता। सिर से लेकर पांव तक जो शरीर एक है वो कैसे जुड़ गया है वो देखने के लिए यदि उसको फिल्माया Your voice is not coming, Damle. Dr. Damle ji. उसको एनिमेट अभी सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। एक मिनट। नहीं दे रहा है, अभी आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, दे रहा है। ओके 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 ओके। मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ और डायरेक्ट कॉलिंग पे आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक जैसा सिलेबस होना चाहिए और गुरुकुल जैसी शिक्षा यदि हमें दी जाएगी तो बच्चों को सीखने में उसका आनंद ज्यादा मिल जाएगा और वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि बॉडी क्या है। जैसे त्रिदोष सिद्धांत है, वो त्रिदोष सिद्धांत सीखते सीखते 7 बरस गुजर गए और 10 बरस भी गुजर जाएंगे तो हम वात को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखेगा ही नहीं कभी। पित्त यानी एसिड सिर्फ हमें बाइल को देखते रहेंगे, पित्त के अन्य प्रकार जो है उसको हम देख नहीं पा रहे। उसको यदि हमने एनिमेट किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वात कहाँ पे है, पित्त कहाँ पे है, कफ कहाँ पे है, सिर में कफ ज्यादा है कि वात ज्यादा है कि पित्त ज्यादा है। तो एक कांच की बॉडी जैसे हमें शरीर की रचना आर से पार दिखनी चाहिए और वो आयुर्वेद की तरीके से उसको यदि एनिमेट किया गया तो सीखने में आसानी रहेगी। जैसे अधो नाभि जो हमारे अवयव है वो वात के अधिकार में है,
मध्यम शरीर जो है वो पित्त के अधिकार में है, और ऊर्ध्व शरीर जो है वो कफ के अधिकार में है। वो उसको यदि अलग अलग कलर में दिखाया जाए, वो ऊपर वाला हिस्सा सफेद रंग में जो कफ का प्रतिनिधि है, बीच वाला हिस्सा पीले रंग में जो पित्त का प्रतिनिधि रूप रंग है, और अधोनाभि जो है वो काले रंग में या रैश ऐश कलर में यदि दिखाया जाए तो वात का हो सकता है। और नीचे का वात यदि ऊपर चला जाता है तो संप्राप्ति में क्या गड़बड़ी हो जाती है, वो व्यान वायु है। व्यान वायु हृदय में स्थित है, वो सिर्फ हृदय में है, इसके लिए उसको व्यान कहा गया है। लेकिन वो जब नीचे आता है तो उसको ही अपान कहा जाता है। जैसे गंगा का उगम स्थान जहाँ पे है वहां गंगा का नाम अलग होता है, जैसे जैसे वो आगे आगे चलती जाती है उसका नाम अलग अलग प्रदेश अनुसार नदी का नाम बदल जाता है। वैसे ही शरीर में जो वात पित्त कफ की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ से वहां वो घूम रहे हैं, तो जब वो व्यान उदान अपान समान ये जो वात के अधिकार है, उस स्थान के अनुसार यदि मैंने उसको कलर थीम दे दी और उसको कलराइज किया तो समझने में आसानी होगी। अभी समानो अग्नि समीपस्था जो पित्त बीच में है उसमें पित्त भी है, यानी जाठराग्नि भी है, उसके साथ पित्त भी है यानी पाचक अग्नि भी उसके साथ है, और समान वायु भी उसके साथ है, बोधक कब भी वहां पे है। तो ये सब मिश्रण जो रहेगा वो देखने में आसानी होगी। कलर उसको इंडेक्स दे दिया जाए तो बच्चों को वो समझ में आएगा कि वात वही है, यहाँ वहां जो घूम रहा है। जब फेफड़े में है वो पित्त के स्थान में है, सिर में चला जाएगा वो वात के स्थान में, कफ के स्थान में जाएगा, जननेंद्रिय में यदि गया तो वो वात के स्थान में और प्रकोपित हो जाएगा। तो ये सीखने में आसानी होगी, इसके लिए उसको एनिमेट करना पड़ेगा। दूसरा है गुरुकुल। प्राचीन गुरुकुल जैसे चलते थे वैसे अभी हमने यदि गुरुकुल चलाने चालू किए, आयुर्वेद का मैं बात करता हूँ, आयुर्वेद की मैं सोच रखकर मैं आगे बढ़ता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के साथ शिष्यों ने रहना चाहिए। गुरु जैसे खाता है पीता है, जैसे बैठता है सोता है, बातें वैसे करता है, उसकी देह बोली कैसी है, देह बोली का अभी बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया। वही बात मैं भी कहने वाला था कि जो पढ़ाने वाले टीचर है, गुरु लोग जो है, उनको एक कोचिंग, एक और ज्यादा कोचिंग देनी चाहिए कि हमारी देह बोली कैसे हो जाए, हमारा डायलॉग कैसे हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल वो बढ़ानी चाहिए। ये भी मैंने मेरे पॉइंट पे लिखा हुआ एक पॉइंट लिखा गया है। चयापचय क्रिया, जो चयापचय क्रिया हमारे शरीर में चल रही है, यकृत की चयापचय क्रिया अलग है, हृदय की प्रक्रिया अलग है, या वृक्क की अलग है, उसको यदि मैंने एनिमेट किया, ड्रामेटाइज किया तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे हम चेस खेलते हैं, चेस खेलते समय एक प्रधान रहता है, प्यार ऊंट रहता है, हाथी रहता है, घोड़ा रहता है, और उनकी चाल जैसी रहती है, वैसे शरीर में एक साथ ये सब यदि मैंने ड्रामेटाइज किया शरीर में तो उसको समझने में आसानी होगी। तो ये चयापचय क्रिया, रक्ताभिसरण मैंने बोल दिया, वात पित्त कफ मैंने बोल दिया। प्रकृति परीक्षण, हम जब फर्स्ट ईयर में हम रहते हैं तब वो 10-20 क्वेश्चन लिखकर हमें प्रकृति का परीक्षण करने के लिए कहा जाता है, और जब प्रत्यक्ष रुग्ण सामने आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि इसकी प्रकृति का निदान कैसे करें, कि इसकी प्रकृति कैसी है। एकांतिक वात प्रकृति के तो पेशेंट कम मिलते हैं, एकांतिक पित्त के कम मिलते हैं, लेकिन मैं उसको यदि मेरे क्लिनिक में जैसे सीसीटीवी कैमरा है उसको आगे रखकर, ये मेरे सामने वाला जो पेशेंट है वो वात कफज प्रकृति वाला है, उसकी नाड़ी कैसी चल रही है, उसकी आंखें कैसी है, उसकी चाल कैसी है, उसकी देह बोली लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसको यदि मैंने रिकॉर्ड करके रखा तो दूसरे विद्यार्थियों को या नेक्स्ट बैच को सिखाने के लिए वो आसान रहेगा। इसलिए उसको थोड़ा ड्रामेटाइज या पिक्चराइज करके रखना चाहिए प्रकृति परीक्षण के लिए। मैं और एक अभ्यास अभी चल रहा है मेरा कि हस्तरेखा का अभ्यास चल रहा है। जैसे नाड़ी देखते समय मैं सिर्फ नाड़ी नहीं देखता, हस्तरेखा भी देखता हूँ। वहां बुध का चक्र है, या रवि की रेखा है, शनि है, गुरु है, या शुक्र है, मंगल है,
वो ग्रह चिकित्सा जो हमारे आयुर्वेद में कही गई है, क्या हो गया है, अष्टांग आयुर्वेद हम बोलते हैं, लेकिन उनमें से 4 अंग हमने ऑप्शन में रख दिए हैं, सिलेबस में ही नहीं है, उसको सिलेबस में ही नहीं है। जैसे ग्रह चिकित्सा सिलेबस में नहीं है, दंष्ट्रा चिकित्सा सिलेबस में नहीं है, और रसायन वाजीकरण वो भी हमने एक च्यवनप्राश में खत्म किया उसको। यानी अष्टांग आयुर्वेद सीखने का तरीका जो प्राचीन काल में था वो आज नहीं रहा है। वो हमने सिर्फ 4 अंगों का ही अभ्यास करते हैं, शरीर रचना, शालाक्य, प्रसूति तंत्र और काय चिकित्सा, बस खत्म हो गया। तो उसको यदि हमने ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके उसकी कुछ ऑडियो फाइल्स, कुछ पीपीटी बना के रखे, जो Again, paucity. ज्योतिष शास्त्र के, दंष्ट्रा चिकित्सा के, वाजीकरण के, रसायन शास्त्र, रसायन अभी आपकी आवाज कट जा रही है बीच बीच में। नमस्कार, हाँ अभी 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 है, हाँ है, आ रही है, आ रही है। बीच बीच में शायद इंटरनेट की बैंडविड्थ कम हो जा रही है। अभी बंद हो गई आपकी आवाज। जी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। यस, एक ही पॉइंट में लास्ट वाला बोलने वाला था कि हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा डिजाइन हम दे सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, उसको स्लाइड वाइज हम घुमा सकते हैं, पिक्चर उसमें ऐड कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, कार्टून्स दिखा सकते हैं। पब्लिक को सिखाने के लिए भी या वैद्यों को सिखाने के लिए भी, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। उसका अभ्यास हर एक वैद्य को होना चाहिए, ये सिलेबस में भी होना चाहिए, बच्चों के सिलेबस में। जैसे आज एमबीए का अभ्यासक्रम का छोटा सा हिस्सा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, लास्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, एमबीए का अभ्यास आयुर्वेद के अभ्यासक्रम में है। वैसे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसा हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कैसा हो, इसकी भी शिक्षा हमारे सिलेबस में आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बोलने का अवसर मिला, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ आप सभी को। ये आज के एनिमेशन डे की बहुत सारी बधाई, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दामले, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट। यदि आपके मन में कोई भी प्लान हो एनिमेशन करने का या आप करते हो तो हमारी सोसाइटी आपकी सहर्ष सपोर्ट करने को तैयार है। ये जहां भी जो भी प्रचार कर सकते हैं हम लोग करेंगे। प्रेजेंटेशन क्या वैशिष्ट्य है कि जो मूवीज रहते हैं, उस मूवीज के कुछ हिस्सों को मैं अलग करके उसको आयुर्वेद की तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ, और वो बहुत अच्छी तरह से लोगों में रुचि रखते हैं और अच्छा लगता है उनको भी। सर जी 1 मिनट बोलूं? हाँ जरूर जरूर सर। हाँ नहीं, उनके पास इतना बड़ा खजीना है कि वो एक सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाए उसके ऊपर भी 1 दिन का पूरा ये ले सकते हैं प्रोग्राम। तो मैं तो स्वागत करूंगा साहब, बिल्कुल। मैं तो ये तो मेरे को भी सीखना है। जरूर जरूर। मेरा पूरा काम ही पावर पॉइंट पे चलता है, मैं तो डिजाइन भी पावर पॉइंट पे ही बनाता हूँ। वेरी गुड। जो भी फ्लायर बनाता हूँ मैं पावर पॉइंट पे ही बनाता हूँ। बराबर, इसमें एकदम माहिर है।
वाह वाह, नहीं जरूर रखवाऊंगा, बहुत अच्छा बताए सर आप, बहुत अच्छा बताए। Thank you very much, Damle ji. We will be troubling you again and again. Sure. Thank you. So now I would like to request Dr. KCP Gunaratne Priyadarshini ji. Welcome, Priyadarshini ji. It is also means a language barrier that she can understand English well. She is from Sri Lanka, though she has studied in SDM College Hassan, MS from there. Welcome, madam. Welcome. I salute your zeal for extracurricular subject also. Welcome, as well as clinical. You are our inspiration. Good Welcome. evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Sir, I am in a power cut. Can you share my presentation? Sure. Till that, I'll start my presentation. Actually, distinguish all Ayurveda experts. I think it's very happy to participate like this topic because actually I have learned apart from my Ayurveda subjects, master in arts of drama and performance arts, then folk music and performance in Sri Lanka, and peace and conflict resolution, then criminology and criminal justice, and archaeology. While I was learning all these things, I think I have learned a lot of aspects in our lives as well as our medical science. If I just talk about the evolution of people or any animal, first we all having some sounds. We can make some sounds and we can hear sounds. Then gradually in people, they have turned it into a music. From that music only, they have started singing. After some times, they have some activities or actions for that. Then together that actions and musics, they became either drama or films. If you talk that audio drama, that means they have some stories or voice balancing programs without any action. We can hear them early in our radio media, but now we have television, then YouTube and film. So now we are not using that much only that audio drama, but now we are using audio drama with animations that we called either drama or films. Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? Yes, please continue. Yes, sir. Yes, sir. Till that presentation comes, I'll just give that small introduction for that. And I have a habit since my childhood to see the stage dramas. I think I have never missed any stage drama performance in Sri Lanka in every weekend, especially in Saturday evening. That is my habits. But the thing is, I want to say, I have learned a lot of things from the dramas, especially what is the way of my life, what is the things I have to do, what are the corrections I have to do in my life. Even I want to say, once I went for a drama that was about the especially in diabetic mellitus, but it is a very nice drama without giving any scientific words. They have given very nice idea to the gathering of the people, how that diabetic occurs, what are the things we have to avoid for prevent diabetic, and what are the things we have to do to maintain the diabetes, such things. But within 2 or 3 hours, I have learned a lot of. So at that time, I thought that is the very good media to give the message to the person, not only on the medical sciences, but also about their lives. So I think now the time is to move my presentation. And I think I have to tell another thing. Early days, our people, they used to work in the daytime and in the evening time. In their agriculture lands or in their paddy fields or wherever the works they have done in the daytime, they have just spent some time in the evening, especially in the dark time.
At that time, they used to sing together, and they have just did some small dramas, small scripts, but they are not having the proper stages, but they have just selected some higher place in their old place, and they have done some dramas, especially with some dialogues and some movements. I think that is the start of the dramas. Now I'm going to talk about the animation and audio drama, how to use in Ayurveda aspect. Especially what I have mentioned earlier, especially with the dramas and animations, we can address to our mental, if not our brain, if not our life. So while we are talking about the Ayurveda also, we have specially two parts, Swasthasya Swastharakshana and Aturasya Roga Prashana. I think we can use that all animation and audio dramas in these both aspects. So the thing is, especially we are considering about our mental state and the relations. That means some mental disorders and some disorder related to the mental states. So in our definition of Swastha also, they have given Prasanna Atmendriya Mana. At that time also they have tell Prasanna Atmendriya Mana. At that time we have to consider our mana while we are treating the patients. Next, sir. Next. Next, sir. Sir, please, next. Yes. Then life according to the Ayurveda is a combination of sense, mind, body, and soul. The perfect balance of mind, body, and soul is considered as complete health and health in Ayurveda. Health is the result of pure body, happy soul, and selfless mind. Yes, sir. Then Ayurveda is not only limited to body or physical symptoms, but also give comprehensive knowledge about spiritual, mental, and social health. Thus, Ayurveda is a qualitative, holistic science of health and longevity, a philosophy and system of healing the whole person, body, and mind. And Ayurveda was probably the first science that dealt with the two parts of life, the somatic and the psychic parts, as the Sharira and Manas respectively. So while we are treating Sharira Roga also, we have to consider about the Manas condition. So we have to see what kind of Manas karma told in Ayurveda. That is perception and motor control in the absence of organic problems, then mind control, then hypothetical self-discussion, critical analysis based on observation and different aspects of Manas, then decision-making, memory, orientation and responsiveness, then desire of faithfulness, then conduct, then psychomotor activities, then psychosomatic activities, and severe or combination. Likewise, we have lot of Manas karma. Yes, sir. Next one, sir. Next one. Yes. Then psychological dosha. That means manasika dosha. We have that rajas and tamas. Then from sattva is born knowledge. From rajas, craving. From tamas arise confusion, delusion, and ignorance. Then sattva is a relatively natural and harmonious state of clear consciousness. Then if any patient having sattva condition, that is not giving start for the either mental or physical problems. But if they having rajas or tamas, at that time, they will lead to either manas or sharirika roga. Rajas and tamas are the psychological disorders. And psychological dosha can spoil our nature state of harmony, thus leading to ill health. Person with high rajas and tamas are prone to mental disturbance. When somebody with weak sattva and high rajas and tamas comes into contact with the causes, rajas and tamas became more aggravated, leading to recollection of negative thoughts,
fearful memories, false perceptions, irrelevant things, failure to restrain from negative memories and thoughts. Yes, sir. Yes, sir. Then aggravation of vata by kama and shoka. If you're having excess kama or shoka in your mind, that means it aggravated vata. Then because of krodha and shoka, it aggravated pitta, as well as achinta and harsha, it makes aggravated of kapha. Improper utilization of speech, mind and body brings loss of homeostasis of dosha. Perverted use of mind refers to fear, grief, anger, greed, and confusion, etc. Then anger and fear, excitement and anxiety trigger the body's fight or flight and response. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Then what kind of manasa roga samanya lakshana we can see? Manakshobha, shoka, harsha, krodha, irsha, kama, chinta, mada, lobha, bhaya, santrasa, etc. Yes, sir. Then what are the health problems linked to unmanaged anger and the other emotions? Because we are commonly having anger and other emotions. Because of them, they lead to medical problems, especially headache, digestive problems, abdominal pain, insomnia, increased anxiety, depression, blood pressure, then skin problems such as eczema, heart attacks and strokes, mental tension, then stress and strain, emotional instability like fear complexes, especially we are calling it phobia, have tremendous somatic impact in bring down the digestive power. Then what are the basic factors responsible for the origin of illness according to Charaka? Then asatmendriya samyoga, then utilization, improper utilization of sense faculties, then unwholesome conjunctions of sense organs, then prajna parada and parinama. These are the three basic principles given by Charaka. Out of these, asatmendriya samyoga, especially pervert use of mana plays a crucial role in the production of psychosomatic disorders in present era. Then Acharya Charaka has described that beginning of all the disease are manasa vikara, only which are main cause of adharma. Then manasa roga cause vitiation in sharirika dosha, resulting development of various diseases. Then we'll see what are the classification of manas roga given in Atharva Veda. Ahimsa, apasmara, bhayabhi, dusvapana, gandharva, grahi, irsha, krodha, manaspap, then manya, moha, sharpa, unmada, uttamam, etc. Then what kind of nanatmaja manas vikara they have mentioned? Ashabda shravana, then brahma, vishada, tamas, and anavasta chittata. So next one. So next one. So next one, sir. Then ubhaya adhisthana vikara. Some vikara, if not the diseases, they are starting not only body or not only the mental condition, but also because of both, that we are calling. So next one, that we are calling ubhaya adhisthana vikara. That is unmada, apasmara, atavabinivesha. So next. Madam, audio drama. Yes, sir. We should Yes, focus sir. on audio drama and animation. Yeah, yes, sir. Yes, yes. Sir, just you go fast, sir, front.
So go fast then. Sir, wait, sir. Is it okay? No, sir. Previous one. Here? No, sir. Drama therapy and creative arts therapies are, yes, sir. Then any aspect of, actually, I wanted to just mention what kind of mental problems we are having at that, because of this drama therapy or other creative arts therapies, they will help to answer these problems as well as the treatments. So any aspect of theater or drama may be incorporated into drama therapy practice, especially including playwriting, device performing existing skits and plays and scripts. Yes, sir, next. Then they have using puppetry, mask work, then improvisation and role plays, creative drama games, voice and movements, music theaters, and costumes. Because of all these costumes and all these things, they are giving special impression for the patient or the person. Then drama therapy as integrative. Then drama and the theater artists require knowledge and experience in music, dance, and visual arts. This makes drama therapy the most integrated of the creative arts therapies, especially art, music, dance movements, drama, poetry, and therapy. Then I think a lot of have heard in the world they are using special techniques for the mental conditions as well as body conditions that called drama therapy. In here, psychological therapy in which all performance arts utilized within the therapeutic relationships. Drama therapists are the both artists and clinicians, enable person to explore difficulties and painful life experience through an indirect approach. Yes, sir. In there, they are using stories. Then myths means that fairy tales and the fictions. Then mask using some dramas. Then play text and puppetry. Then next one, sir. Then I want to specially mention what kind of drama actions we are using in Sri Lanka for healing as rituals. Especially I have mentioned here Kohoma Kankarya, or we are calling it Gam Maduwa. That is specially performance to cure mysterious illness of humans and protect villagers' livestock in time of epidemics. Next one, sir. Next is the Riddhi Agya or the Rata Yakuma. Especially we are performing this to get babies who are not getting babies for a long time. These rituals still we are using in Sri Lanka. That is very good example for dramas how we are using in the treatment aspects. Then what are the advantages of dramas or drama therapy? It releasing stress, reduce depression, reduce anxiety, avoid loneliness, avoid unnecessary deep thinking, reduce insomnia, learning new things, changes think pattern, enhance personal behaviors, help to find their own solutions, self-analysis of individuals' behavior. Then reduce risk of support to cure lifestyle disorders associated with mental status by this audio drama and the animations. They are, next one, sir, diabetes, hypertension, hypercholesteremia, joint pains, gastritis, cancer, thyroid irregularities, menstrual disorders, etc. Yes, the next last one. Then what is the summary and the conclusion? Ayurveda consists of psychological causes for body, mind, and body-mind diseases. Then Ayurveda having considered mental aspect while treating with treatment protocols. Then drama or drama therapies can use cure or subside mental as well as physical ailments. Then drama and drama therapy can use as prevention measures too. Thank you, sir.
Thank you, sir. Excellent, excellent, madam, excellent. बहुत सुंदर, आपने बड़ी सुंदर ढंग से एनालाइज किया। और थेरेपी में मैं तो ड्रामा कम्युनिकेशन के रूप में ही सोच रहा था, आपने तो उसको थेरेपी में कन्वर्ट कर दिया। एक्सीलेंट, दिस इज ए न्यू concept for us. I really salute your concept. We were thinking of communication through drama, and you have given a concept for drama therapy also. Very nice, very nice. If you would like to organize one webinar particularly on drama therapy, we are with you. I would like to request you also and Arpanji also to communicate the suitable experts for that, and definitely we will welcome you. Excellent, madam, excellent. We were Thank you thinking very of much, only sir. communication, awareness, health awareness. But it can be in our Indian movie also. One movie came, Sanjay Dutt's Munna Bhai. In that also drama therapy was used, but that is medical concept. Actually, really, you have nicely explained. Agnihotri sir. So now I would like to request Pashmina ji, Madam Pashmina ji. Welcome. Sir, namaste. Hari Om, Swagatam. Hari Om, sir. Namaste, all the reverend speakers, and I highly appreciate the way Ma'am Priyadarshini Ma'am has presented the whole thing. The whole perspective has changed. What I was thinking and what she has explained, it is so elaborate and it's so pinpoint, and really it's enlightening, I would say. And Bhatt sir has been my guru, Bhatt sir has been my mentor, and with his permission and with the permission of the august audience, I would discuss a few points, because I am a person from theater only. I am not related to the animation or anything. Though I have done a few dubbings, but mostly what I have been through is, or what I have been practicing is the Vachik Abhinay. So while talking of Vachik Abhinay, I would start from the very beginning, considering that Vachik Abhinay is the second most important type of Abhinay or acting, which is in fact starting from the very first cry of the child. Like first sound, first cry of a newborn child is the first Vachik Abhinay or first Vachik Abhi. And that is the first, maybe that is the first sound with which the Abhinay or the Abhivyakti or the expression starts. So it is very, like a speciality of the human beings. Like Angikam is the first method of acting or first method of expression. What we have learned from Bhatt sir also. He said the prayer of Angikam Punamyasya. So the first one, because the animals also, they are expressing with their Angik, with their physical gestures and postures. While as human beings, for us as a human being, the first sound of a cry of the baby is the first expression of the Vachikam. So I would like to express about the Vachika Abhinay. And my speciality when I teach Vachika Abhinay is the how to develop, how to understand what is your voice quality and how to develop the voice quality according to the character, whatever is given. Now, various aspects that we need to consider while developing our Vachik Abhinay for any particular character. Like in the radio dramas or the audio dramas, what we may say, the Vachikam is the most important part.
So for expression of Vachik Abhinay, it should be precise. So for developing that precision, we have to first develop the expression of our vowels and the alphabets. Our in Sanskrit we have both. No, we have a, e, e, the one that the air does not touch anywhere, but it is just bounced from various places. And we have the consonants also, the k, k, g, g, where the air is obstructed at various parts of our body. Of course, my guru, my mentor, Bhatt sir has taught me about the expression, about the importance of the air touching the particular part at various parts of the mouth and the body, and the vibrations that start from the various parts of our body. So that expression he has taught, and the effect of those shabda, those mantras, actually we can say each and every shabda is mantra. So of that mantra on our lifestyle, of course, ma'am explained it very well. So by practicing the vowels and the consonants, we should start of the exercise for Vachik Abhinay, for the expression of the Vachikam. And we should also understand other aspects of music which are included, that is the pitch for expression. For example, for expression, we know there are navras, the happy rasa, the unhappy rasa or the negative rasas, and the shant rasa. So for the happy rasa, usually the sound is more superficial or more from the lungs, while as for the negative rasa, the sound is much more gambhira, and it should start, or the abdominal practice of producing sound should be done. So for production of sound, the throw of the sound, abdominal exercise also are very necessary. And the swara, as they are going up, the pitch that we were talking about, lower pitches are mostly for the expressions which are subdued, or which you need to, the expression of control or expression of conservation of energy. We use low pitches, while full bloom expression of any rasa, we use high pitches. So the sound, when you exercise, we need to do the low and the high pitches, like we start from when we end at ma, we are pretty higher up, or we start from sa re ga ma, we can do the practice also like that also, or we can start from expression of o 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 and e e e e e e. So in a way, we can practice like that, and then change over from so like that. This changeovers also need to be practiced for Vachikam. So taking into consideration a development of personal capacity to express in various forms is like exercising for Vachik Shuddhi and capability of a range. The third thing which even I lack right now, and sir has told me multiple times to practice for that, but sir, is the control over the breath. Okay, the ability to control the breath and to use it as an instrument, and to maintain it as and when necessary, and then release. But I have developed a method of delivering the dialogues in a way that I cut short the dialogues. I express in that way that the talk across the foot, it reaches across the foot, while the Rasakshati is not there, and I am able to speak. So control over the
breath is also very, very necessary when you are starting to learn Vachik Abhinay. So this is as a teacher for Abhinay or Vachik Abhinay, I teach to the students. So there are sounds from the abdomen, there are sounds from the chest, there are sounds from the throat, and there are sounds which come out from the talu, or the very high pitched expression sounds. And control over the shwasa, like releasing shwasa at a time, or able to elongate the time of the release of shwasa. The fifth thing that I always teach to the students, or I wish everyone should learn, whoever is expressing through the voice, for voice expression, is the volume of the sound. You should be able to, or one should be able to hold or express in the volume that is apt for that character. So able to speak clearly in low volumes, as well as able to clearly speak at very high volumes also is necessary. So this kind of exercise one should always do while expressing. And of course, these are all various forms of pranayam, and the exercising is also done through pranayam. So this is what I usually teach to the students while in the committee. These are the development of the the writer who is giving us the script and the character, which is given to us by the director of that play or that watching or audio plays or particular. So when that comes from when the story or the script comes from the writer, we have to learn and see what is the backdrop of that character, how is that character developing, what is the age of that character, what are the socio-economical status, just like we are taking the history, for the patient, what is the name and what is the age and what is the socio-economical status, marital status. So all these things, just same way, and what is the actually chief complaint, or what is the character doing at the time of this drama. So at the time of this incidents, which is making this drama. So all these things are given to us by the script. Okay, so dialogues are given by the script. The dialect is developed by the director. So director tells us that this is the age, this is the dialect that he needs, and we should be able to express according to the dialect. Also, developing a dialect is possible partially by an actor, or as a director also we should know what dialect particularly this character needs. Dialect depends on the background of that person or the occupation of that person, or and the dialogue is what is given, what is fed in the mouth, and dialect or the expression is what is coming out from the mouth. Okay, so accent is geographical in nature. From where that person belongs will determine that character belongs will determine the accent of that character. And as an actor, as a director, we should know that this accent or these words are properly going into the mouth and coming out of the mouth. And similarly, dialect is expressed by the situation or the samskara of that character, the development of that character decides the profession of that character, decides the dialect, like the age, the backdrop, maybe the person was living in West Bengal sometime, and now that fellow is living in some Hindi speaking area or some South Indian speaking area, so, or Gujarati speaking. So the dialect will change. So as an actor, as a director, we have to be very conscious and we have to be very observant, and continuous learning should be there through observation of various characters that are coming, or various people that we come in contact of, and the method of speaking. So
by observing all these things, only can we develop a particular character. And after development of that character, or as a director developing multiple characters, we should know we are able to bring back or combine together what expression the writer wants to give. So as writing is a creative art, and direction is partially a creative as well as interpretative art, but mostly the acting portion or vachik abhinay portion is mostly the interpretative art. You have to rightly express the lines as well as between the lines of the of whatever the writer wanted to express, by giving the fullest of your capacity, or even developing the capacity if and when necessary. So this is all that I have to share, small knowledge that I have to share in front of this august audience. And I again thank Pawan sir to let me in the loop, taken to the loop, and I apologize for not able to, attend the meeting last time. So with this, I end my expression. Thank you so much, sir. Thank you, everyone, for patient listening. Hari Om, Arpanji, your valuable comments, please. Professor Arpan Bhattaji. See, when a person whom you have seen growing all the way speaks so well, you don't need to speak after her. When I talk about Dr. Pashmina, or even when I talk about Dr. Kamlesh, I have seen them grow before my eyes, and what they are today is the fruit of what they have put in their activities. I mean, activities of study is part one of the story, but activities beyond studies is part two of their stories, and they have spent hours together. Oh, tapasya ki hai. They have done this tapasya, they have done this sadhana, because all other things, like Dr. Priyadarshini also was saying, but until and unless you do some extra sadhana, you cannot achieve anything. And when you say extra sadhana or tapas, it not only allows you to understand yourself, but it allows you to understand the people surrounding you also, whatever form of art it may be, whether it may be music, whether it may be dance, whether it may be drama, whether it may be poetry, whether it may be writing, whether it may be sculpting, whatever, you name it, and it has it. And all these forms of art are therapies. So in our country today, some forms are being practiced. Some forms are not yet being practiced or popularized as much. And maybe in days to come, just as we have compartmentized everything, we'll do the compartments and we'll have them as well. But ultimately, Pashmina ji, it was nice listening you about Vachikam. And of course, yes, the role of Navi, the role of Pancha Prana, the role of body positioning also is equally important when you talk about Vachikam. And the role of facial and body expressions, of course, it goes hand to hand, Angikam, because correct Angik with Vachik only will make it relevant, and correct Vachik with proper Angik will make it relevant. Otherwise, there will be an issue. There is a role of Aharya also into it, and that is how this whole will come into drama. But when we talk about audio drama, we talk only about speech, and there the speech itself is Angik, the speech itself is Vachik, the speech itself is Aharya, and therefore it becomes of more importance. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for mentoring and showing the right channel to the energy that was, very, very randomized previously. Thank you.
Thank you, Pashmina ji. Thank you, Arpan ji. Thank you. Now I would like to request Dr. Kamlesh Bhogayatha. Dr. Kamlesh Bhogayat, welcome. Swagatam. Now stage is yours. Yes, sir. Namaste. Namaskar, Dr. Kamlesh. This platform is yours. Please Ji, motivate sir. others also to join Ji, this brainstorming journey. Yes, sir. Welcome. First of all, thank you very much to the organizer for giving me the opportunity to share my view regarding animation and audio drama. I think, am I audible? Am I audible, sir? Clear. Okay, sir. Fine. Yes, you are. ओके, थैंक यू सर. सर, अभी अर्पण सर ने जो कहा हमारे बारे में, वो एक हाफ ट्रूथ है, अर्ध सत्य है. उन्होंने कहा कि जामनगर शायद ऐसी भूमि है कि जिन्होंने आयुर्वेद के फील्ड में से काफी सारे आर्टिस्ट पैदा किए. ये बात सही है, लेकिन कला का बीज अगर आप में होता है, फिर भी आपको मतलब ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज, इन चारों की जरूरत होती है. तो ये ऋतु, क्षेत्र और अम्बु, ये देने का काम अर्पण सर और अर्पण सर के पहले के गुरुओं ने किया है. इस वजह से शायद हम जान पाए हैं कि हमारी अंदर कुछ न कुछ कला छुपी हुई है. और धीरे धीरे हमें ये पता चला कि सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसी कला छुपी हुई होती है, भले ही वो परफॉर्मिंग आर्ट हो या तो नॉन परफॉर्मिंग आर्ट हो. तो इस मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं ऑर्गेनाइजर का जितना आभारी हूँ, उतना ही आभारी मैं हूँ हमारे सबके प्रिय, हमारे स्टूडेंट्स के ज्यादातर जो प्रिय स्तर होते हैं उसमें है हमारे अर्पण सर. सबसे पहले आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो अर्पण सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने रखा है. उन्होंने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है. अब हम बहुत ही माइन्यूटली देखें तो एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस जब वो आते हैं एमबीबीएस में, तो उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ उनके आईक्यू लेवल के बेस पे नहीं होता. वो लोग पहले से ही जो भी केमिस्ट्री, जो भी बायोलॉजी अपने मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अपना 12th तक जिन्होंने बार बार देखा है इन सभी विषयों को, वही पढ़ते हैं. अब हमारे फील्ड में क्या होता है कि काफी सारे ऐसे पॉइंट्स है कि जो इमेजिनरी है, जिसको हम प्रत्यक्ष या तो नहीं देख पाते या तो नहीं समझ पाते. तो ऐसे समय पे एनिमेशन उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा. मैं मानता हूं कि एजुकेशन, भले ही वो आयुष एजुकेशन हो या नॉन आयुष एजुकेशन, एनिमेशन है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है कि जिसके थ्रू हम काफी सारे ऐसे मतलब विषयों को हमारे स्टूडेंट्स के सामने रख सकते हैं कि जो उनको आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह समझा पाए. क्योंकि जब तक हमारे आयुर्वेद के स्टूडेंट्स इन बेसिक प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, न तो वो अपनी लाइफस्टाइल में इन सब जो है सिद्धांतों को एडॉप्ट कर पाएंगे, न तो वो अपनी प्रैक्टिस में इनका उपयोग कर पाएंगे. और जब तक ये हमारे वेपन्स है, हमारे स्टूडेंट्स हमारे वेपन्स है और ये हमारे देश के एसेट्स है. अगर हम वाकई ही चाहते हैं कि आयुर्वेद को मतलब राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाए और उसका बेनिफिट मतलब जन सामान्य को हो, तो हमारे वेपन्स को हमें अच्छी तरह शार्प करने होंगे. तो मुझे लगता है कि ऑडियो ड्रामा और एनिमेशन वो दोनों ही ऐसे एरिया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स को हमारे बेसिक प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझा पाएंगे. एनिमेशंस का एक लेमन लैंग्वेज में अगर देखें तो क्या मीनिंग है? एनिमेशन मीन्स उत्साह, उल्लास, मतलब लाइवलीनेस. इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ लाइफ. तो एनिमेशन हमें वो चीजें दिखाता है कि जिसमें हमें एक जीवंतता का अनुभव हो. वास्तव में देखें तो एनिमेशन एक प्रकार की फोटोग्राफी है, लेकिन ये फोटोग्राफी की ऐसी टेक्निक है कि जो फोटोग्राफ्स को, जो इमेजेस को, जो ड्राइंग को, जो पेपेट्स को, जो पोजीशंस को, जो मॉडल्स को एक रैपिड मोशन देते हैं, एक मतलब रैपिड डिस्प्ले देते हैं कि जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है. तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन अगर आप में ऑब्जर्वेशन स्किल है, आप में क्रिएटिविटी है, तो आप बहुत अच्छे एनिमेटर्स बन सकते हैं. मुझे लगता है कि आयुष एजुकेशन में एनिमेशन को लाना वो बहुत ही फायदेमंद होगा. इट विल बी गेम चेंजर. इसके लिए हमें आयुर्वेद के कुछ ऐसे एक्सपर्ट चाहिए कि जो आयुर्वेद के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझा पाए,
कुछ ऐसा टेक्निकल पर्सन चाहिए कि जो इसको इमेजिन करके उसको एक टेक्नोलॉजी का फॉर्म दे सके, जिनको ग्राफिकल फॉर्म में या तो फोटोग्राफी के फॉर्म में ला सके। तो ये बहुत ही इजीली मतलब हो सकता है। एनिमेशंस के मेनली 5 अलग अलग टाइप्स है जो आजकल यूज होते हैं। उसमें ट्रेडिशनल एनिमेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद 2D और 3D एनिमेशन, फिर मोशन ग्राफिक और स्टॉप एनिमेशन। ये सभी एनिमेशन का यूज करके हम हमारे आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छी तरह मतलब सोसाइटी में ला सकते हैं। एनिमेशन आज इम्पोर्टेंस क्यों है? तो मेरा कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि एनिमेशन है वो कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव है। बाकी जितने भी सोशल मीडिया टूल्स है या तो फिर प्रेजेंटेशन के अलग अलग मोड है, उसमें एनिमेशन है कंपैरेटिवली वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें हमें किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करना पड़ता, ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा लीगल इश्यूज उसमें नहीं होते। तो एनिमेशन का वाकई ही आयुष एजुकेशन में यूज करना ही चाहिए। दूसरा ये कि एनिमेशन के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत एक्यूरेट होता है और बहुत ही क्विकली होता है, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो हमें एजुकेटेड तो करता ही है, एनिमेशन एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेन भी करता है। तो इस वजह से जो ऑडियंस है वो बिल्कुल बोर नहीं होगी, और जो भी उसके बेनिफिशियरीज है वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। जो भी एनिमेटर्स बनना चाहते हैं उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी सी ग्राफिकल सेंस भी होनी चाहिए, और एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें कि वो एक सिंपल चीज को अलग अलग कितने वे में अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। एनिमेशन का यूज हम आयुष के सेक्टर में किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए मेरे कुछ विचार हैं। सपोज हम बात करें पंचकर्म, तो पंचकर्म के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। हमने बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा है, और इतनी सारी अलग अलग बस्तियां हैं, लेखन बस्ती है, फिर ब्रूहण बस्ती, युक्तरथ बस्ती, फिर अनुवासन बस्ती, नीरो बस्ती। ये बस्ती वास्तव में कैसे इफेक्ट लाती है हमारे बॉडी में, या फिर रोगों को किस तरह दूर करती है। अर्पण सर ने बहुत ही सही कहा कि सोशल मीडिया वो बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आज हम सिर्फ चॉक एंड टॉक के बेस पे हमारे एजुकेशन को एक सीमित दायरे में नहीं रख सकते हैं। हम वाकई ही हमारे साइंस के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें समय के साथ चलना होगा, और ये समय है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया में अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग मोड है प्रेजेंटेशन के, उसका हमें यूज करना चाहिए। उसमें एनिमेशन वो मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है। वो नॉन आयुष लोगों के लिए, इवन मतलब अनएजुकेटेड लोगों जो इस आयुष के फील्ड के भी नहीं है, इवन लेमैन है, उनको भी ये समझा पाएगा। और खास करके आयुष के जो स्टूडेंट्स है, आयुष के जो प्रैक्टिशनर्स है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के ऊपर उनके फेथ में कहीं ना कहीं कमी है, या तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाए हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो उन लोगों के लिए ये एनिमेशन में बात कर रहा था बस्ती की, तो वो बस्ती किस तरह इफेक्टिव है। हम नस्य की बात करें तो नासाई शीर्षोद्वारम, नस्य के थ्रू वो कैसे शरीर में प्रवेश करती है, कैसे उद्वचत्र गोत्र रोगों में वो हमें उपयोग हो सकती है, वो क्रिया वो हम एनिमेशन के थ्रू समझा सकते हैं। बाकी की जो क्रिया है पंचकर्म है वो हम कर सकते हैं। शालक्य के क्रियाकलाप यानी तर्पण है, पुटपाक है, अंजन, आश्चोतन, वो किस तरह बेनिफिशियरी है। हम कई बार सिर्फ श्लोकों के आधार पे इन क्रियाकलापों या पंचकर्म के गुणगान गाते हैं, लेकिन आज का जो समय है वो एविडेंस बेस्ड है। वो कहीं ना कहीं आपकी समझ को समझना चाहते हैं, जबकि हम जब उनको समझा नहीं पाते तब तक उनको लगता है कि हम खुद श्योर नहीं है। तो एनिमेशन के थ्रू हम हमारे कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से समझा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं पहले आपके साथ जो बात कर चुका हूँ कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा हो, उसके लिए उनको आयुर्वेद के सब्जेक्ट मतलब पदार्थ विज्ञान है, आयुर्वेद का इतिहास है, फिर क्रिया शारीर, रचना शारीर, ये समझ में आने चाहिए। यूनिवर्सिटी में कुछ सालों में एज अ सेनेट मेंबर मैंने काम किया था, तो मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सबसे ज्यादा खराब होता है। उनका रीजन ये है कि नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हमारे स्टूडेंट्स ने आयुर्वेद के विषयों को कहीं ना कहीं समझा ही नहीं है, क्योंकि वो उनके सिलेबस में ही नहीं थे। अब वो सीधा
आयुर्वेद के ऐसे विषय पढ़ रहे हैं जिसमें न्याय है, वाद है, तंत्र युक्ति है, फिर दोष धातु मल की वहां पे बातें होती है, मतलब मर्म की बात होती है कि जो वो मतलब बॉडी में कहीं पे नहीं देख पाएंगे, वो उनको फील कर पाएंगे लेकिन उनको देख नहीं कर पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाते कि वो एक्चुअली क्या है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के जो कन्फ्लिक्ट है, वहां पे एनिमेशन गेम चेंजर्स हो सकते हैं। अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को केदारी कुलिया न्याय या खले कपोत न्याय वो एनिमेशन के थ्रू अगर समझा पाए, तो वो धातु पोषण किस तरह होता है, धात्वाग्नि मांद्य से एक देशीय वृद्धि अन्य देशीय क्षय किस तरह होता है, धातु में से उपधातु किस तरह बनती है, धातु के मल किस तरह बनते हैं, आहार में से या फिर धातुओं के सार भाग या विकृत भाग वो किस तरह अलग अलग बनते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर वो एक बार समझ पाएंगे तो वो अपने हेल्थ का जो स्टेटस है उसको मेंटेन कर पाएंगे, और जो डिसीज कंडीशन है उसमें भी वो ओपीडी में जाके इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। किस तरह ये त्रिमल बनते हैं वो समझ पाएंगे, धातुओं के क्षय और वृद्धि को समझ पाएंगे। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है, वो बेसिक सब्जेक्ट है। अगर वो उनको समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर ओपीडी में जाके उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मैंने अक्सर ये देखा है कि ओपीडी में स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं या तो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, वो अपनी सेंस को उसमें इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने ही होंगे, और उसमें सोशल मीडिया टूल्स और सभी प्लेटफॉर्म और उसमें खास करके एनिमेशन वो हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करें ऑडियो ड्रामा की, तो ऑडियो ड्रामा की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें। ऑडियो ड्रामा का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि जिसमें विजुअलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ हमें सुनना होता है, लेकिन वो ऑडियो परफॉर्मेंस एकोस्टिक बेस पे होता है, मतलब एकोस्टिक परफॉर्मेंस होता है, जिसको अच्छी तरह से ड्रामेटाइज करना बहुत ही जरूरी है। अगर उसमें स्क्रिप्ट अच्छी ना हो, अगर उसका ऑडियो प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो, अगर उसमें म्यूजिक या साउंड इफेक्ट ना हो, तो वो इतना कैची नहीं हो पाएगा। तो ऑडियो ड्रामा को भी वीडियो ड्रामा के जितना ही इम्पोर्टेंस हमें देना होगा, उसकी भी एबीसीडी को समझना होगा। अगर हम इतना कर पाए तो जो भी ऑडियंस उसको सुन रही है, या तो हमारे स्टूडेंट्स है या तो प्रैक्टिशनर है, जो भी उनको सुन रहे हैं, वो अपने आप को उस ऑडियो परफॉर्मेंस का पार्ट समझेंगे, वो उसके साथ इतने मतलब ओतप्रोत हो जाएंगे, उसको अपने अपने जीवन का एक हिस्सा मान सकेंगे। ऑडियो ड्रामा वैसे 1920 में उसकी शुरुआत हुई और 1940 तक उसका ऑप्टिमम लेवल पे उसका डेवलपमेंट हुआ। 1940 का जो साल था वो ऑडियो ड्रामा का या तो ऑडियो प्रेजेंटेशन का, तो या तो फिर उनको कह सकते हैं रेडियो ड्रामा, उसकी टॉप पे था। लेकिन जैसे ही 1940 के बाद 1950 तक टेलीविजन का व्याप बढ़ा, उसके बाद ऑडियो के साथ विजुअल प्रेजेंटेशन भी ऐड हो गया। लेकिन आपको एक फैक्ट बताऊं कि 1950 के बाद भले ही विजुअल प्रेजेंटेशन आने के बाद ऑडियो प्रेजेंटेशन का इंपोर्टेंस कम हुआ, लेकिन आज विजुअल प्रेजेंटेशन हमारी इंडिया की अराउंड 85% जो है पॉपुलेशन वहां तक है। लेकिन आकाशवाणी या तो ऑडियो प्रेजेंटेशन या वो ऑडियो जो मीडिया है वो 97.5% इंडियन पॉपुलेशन के पास आज के डेट में पहुंच पाई है। तो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को हम ऑडियो ड्रामा के थ्रू करें तो हम जन सामान्य के पास बहुत ही सरलता से हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अब आयुष सेक्टर के स्कोप के बारे में बात करें कि ऑडियो का किस तरह हम यूज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे इतने सारे ग्रंथ है, उसको हमें उसको ऑडियो बुक में कन्वर्ट करना चाहिए। मैंने ये ऑब्जर्व किया है और एक मतलब सर्वे में भी पढ़ा है कि हम बात करें श्रीमद् भगवत गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने वालों की संख्या कम है, लेकिन उनको सुनने वाले की संख्या ज्यादा है। तो हमारे आयुर्वेद के जो मेन ग्रंथास है, संहितास है, संग्रह ग्रंथ है, निघंटुस है, वेद है, पुराण है, उसमें से एक एक को चैप्टर वाइज हमें ऑडियो बुक में कन्वर्ट करना चाहिए। श्लोक के बाद उसका ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन हिंदी में भी हो, मराठी, तमिल, तेलुगु, हमारी जो 22 बंधारणीय भाषा है उसमें भी हो सकता है। तो उसमें एक एक चैप्टर वाइज रहेगा, तो वो चैप्टर्स को समझने में बहुत ही इजी रहेगी, क्योंकि वो सुनने वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है।
मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने क्लियरली कंक्लूड किया था कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है वो सबसे कम इफेक्टिव है, यानी पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता। उससे ज्यादा है वो ग्राफिकल या इमेजिनरी वाला जो प्रेजेंटेशन है, मतलब इमेज फॉर्म में जो होता है वो उससे थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है। उससे ज्यादा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है वो ऑडियो प्रेजेंटेशन है, कि सुनना अच्छा लगता है। हमने भी जब भी कोई गाना हम सुनते हैं तो वो हमें जल्दी याद रह जाता है। और सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन है ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है, कि जिसमें हम देख भी सकते हैं, जिसमें हम सुन भी सकते हैं। तो ऑडियो प्रेजेंटेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। उसको हम इंडिविजुअल तौर पे मतलब दे सकते हैं, या सीरियल्स या सीरीज के तौर में भी दे सकते हैं। जब भी हम ऑडियो प्रेजेंटेशन करें, और खास करके ऑडियो ड्रामा की यहाँ पे बात चल रही है, तो 5 ऐसे एलिमेंट्स है कि जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये मेरा स्टडी भी है और मैंने धीरे धीरे समय के साथ ये सीखा भी है कि अगर इन 5 एलिमेंट्स को हम फोकस करें तो हमारा जो ऑडियो प्रेजेंटेशन है वो काफी हद तक इफेक्टिव रहेगा। उसमें फर्स्ट वन है वो कैरेक्टर। आप जो कैरेक्टर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वहां पे हमारे गुरुओं ने भी हमें यही सिखाया है, और मैंने भी ऑब्जर्व किया कि वहां पे आपको अपने आप को सोचना ही नहीं है। आपको अपनी सोच को बिल्कुल अलग रख के वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर का मूड है, वो कैरेक्टर क्या सोचता है, किस तरह सोचता है, वो कैरेक्टर को ही अपनी भाषा में, अपनी वाणी में लाना है। सेकंड है टाइम। आप जो भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो कौन सी एरा का है, वो बहुत ही मायने रखता है। फिर है थर्ड वन है प्लेस। आप जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं वो बैकग्राउंड क्या है, वो भी काफी हद तक मैटर करता है। फोर्थ वन है एक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी ड्रामा प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, मतलब व्हाट विल बी हैपन, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड लास्ट वन है कंफ्लिक्ट या तो कंट्रोवर्सी। कंफ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी के बिना हम उसके कंक्लूजन पे नहीं जा पाएंगे। यानी डिबेट होती है तो डिबेट में एक्शन ये होता है कि जिसमें हम अल्टीमेट क्या चाहते हैं, लेकिन उसके ओपोनेंट पे जो रहता है वो पार्ट है, या तो उसमें जिस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, या तो जहाँ पे कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, उसी की मतलब वजह से लास्ट में हमें बटर मिलता है। अगर हम बात करें डिबेट की कि फीवर में लंघन करना चाहिए या तो फिर बॉडी में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमें देने चाहिए, तो इसके ऊपर जब डिबेट होती है तो उसमें एक्शन भी है, उसमें कंफ्लिक्ट भी है, तो हम उसमें लास्ट में कुछ ना कुछ कंक्लूजन तक जा पाएंगे। तो ऑडियो ड्रामा में ये जो 5 एलिमेंट्स है उसका हमें कहीं ना कहीं या तो फिर इंटीग्रेटेड मोड पे उसका यूज करना चाहिए। आयुष सेक्टर की बात करें तो ऑडियो बुक्स के अलावा हमारी संभाषाओं में, यानी हमारे जो संहिताओं में संभाषा दी गई है, उसको भी हम एक अच्छी तरह से ऑडियो प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर यानी वैद्य, स्टूडेंट्स यानी शिष्य, और एक पेशेंट यानी कि आतुर, इन तीनों का एक कंबाइंड ऑडियो ड्रामा भी होना चाहिए। सपोज पेशेंट आए तो पेशेंट को किस तरह हिस्ट्री देनी चाहिए, वैद्य उसकी किस तरह हिस्ट्री ले सकता है, उसका निदान परिवर्जन, उसका उपशय अनुपशय, संप्राप्ति, रूप पूर्वरूप, उनको किस तरह वो पेशेंट से निकाल सकता है, किस तरह वो अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि पेशेंट की इस तरह हिस्ट्री किस तरह लेनी है, और फिर हमारे पास जो भी आहार या औषध है उसके रस पंचक किस तरह रोग की संप्राप्ति का विघटन करेंगे, और अंत में पेशेंट का आहार विहार और उसका पथ्यापथ्य किस तरह होगा, ये पूरा एक ऑडियो ड्रामा के फॉर्म में हो तो पेशेंट भी उसको सुन के समझ सकते हैं, स्टूडेंट्स भी उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, और ये प्रेजेंटेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। फिर हमने, जब मैं भावनगर जॉब करता था तब हमने एक ऑडियो सीरीज मतलब शुरू की थी, वो थी आहार और औषध के बारे में। उसमें हम 5 मिनट का एक ऑडियो प्रेजेंटेशन देते थे, यानी कि ऑडियो ड्रामा, जिसमें हमने एक एक औषध या एक एक आहार को लिया था। सपोज हम बात करें बैंगन की तो 5 मिनट का प्रेजेंटेशन पूरा बैंगन के ऊपर की था। फिर तुलसी, वासा, निर्गुंडी,
और ये प्रोग्राम पूरा लेमन के ऊपर था। तो इनिशियली हमें आइडिया नहीं था कि कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमने ये सीरीज मतलब शुरू की तो काफी सारे लोगों ने, काफी सारे ग्रुप में उसको शेयर किए, बहुत अच्छे अच्छे हमें मिले फीडबैक्स, कुछ सजेशंस भी मिले इस तरह ले। लेकिन ये तब मुझे लगा कि ये ऑडियो जो प्रेजेंटेशन है वो काफी फायदेमंद होता है लेमन के लिए भी, और वो हमें एक साथ ज्यादा टॉपिक को कवर करने के बजाय बहुत ही छोटे से और कम टॉपिक ही ले, और वो लेमन लैंग्वेज में, या तो अगर हम हमारी ऑडियंस आयुष फ्रेटर्निटी है तो हमारी लैंग्वेज उस हिसाब से होनी चाहिए। फिर डाइटरी रेजिमेंट्स और डाइटरी रूल्स, फिर डाइटरी रेसिपीज, हमारी कुकिंग रेसिपीज है, उसके भी ऑडियो प्रेजेंटेशन बन सकते हैं। मैंने आकाशवाणी के कुछ प्रोग्राम में भी देखा है, इस टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं और उनके जो लिसनर है वो लाखों की संख्या में है। उसमें काफी सारी बहनें मतलब लेटर के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करती है, और जो भी एंकर्स होते हैं वो उनके एक्सपीरियंस को ऑडियंस के थ्रू मतलब उनके थ्रू, एंकर के थ्रू ऑडियंस के तरफ मतलब रखते हैं। तो ये हम भी कर सकते हैं। और फिर फार्मर्स की सक्सेस स्टोरी, जो भी मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं, ऐसे फार्मर्स के एक्सपीरियंस को भी हमें सुनना चाहिए, और उनके भी ऑडियो प्रेजेंटेशन को हम रख सकते हैं। आयुष सॉन्ग्स, मुझे याद है कि जब मैं मतलब गुलाब कोरबा आयुर्वेद महाविद्यालय में स्टडी करता था, तब हमारे अर्पण सर ने मतलब ऋतु यजन, यानी हमारी 6 ऋतुओं के ऊपर 6 अलग अलग सॉन्ग तैयार किया था। तो वो सॉन्ग सुनने में इतने अच्छे लगते थे, और वो सुनते सुनते हमें याद रह जाता था कि हमें शिशिर ऋतुचर्या में क्या क्या करना है, हमें वसंत ऋतुचर्या में क्या करना है। तो ये तो सिर्फ ऋतुचर्या के ऊपर सॉन्ग्स थे, लेकिन आयुर्वेद में तो इतने सारे विषय है कि उसके ऊपर भी हम सॉन्ग बनाने चाहिए। और अब तो मतलब मोबाइल एप्लीकेशन, फिर इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जिसको हम बहुत ही सस्ते कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म में इस अच्छे सॉन्ग्स बना सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर वो सिंगिंग की स्किल होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स, उनको अगर आप मतलब मटेरियल या कंटेंट दो तो वो अच्छे मतलब लिरिक्स लिख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज से ये फायदा होगा कि जो भी स्टूडेंट्स है उनको अपनी स्किल के बारे में पता चलेगा, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से आप एक अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं, और वो क्रिएशन देश के भले के लिए होगा, हमारे देश के नागरिकों को वो कहीं ना कहीं काफी हद तक वो फायदेमंद हो सकता है। फिर हमने गुलाब कोरबा में सर ने जो एक्टिविटी करवाई थी उसमें मोनोलॉग्स, मोनो एक्टिंग भी थे, तो वो भी एक बहुत अच्छे ऑडियो प्रेजेंटेशन के मोड है, उसको भी ले सकते हैं। अभी हमने बड़ौदा में एक एक्टिविटी शुरू की है, वो भी एक ऑडियो ड्रामा जैसी है। उसमें हम सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेते हैं। हमारे समाज में या मतलब ब्यूरोक्रेसी में, या तो मतलब जो लॉयर वगैरह होते हैं, पुलिस, जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, सोशल कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों की लाइफस्टाइल में आयुष कहाँ है, किस तरह है, उनकी अगर हम ऑडियो सीरीज मतलब शुरू करें तो उनका जो फैन फॉलोअर्स होता है वो हजारों में, लाखों में होता है। तो वहां तक हम आयुर्वेद को बहुत इजीली मतलब पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो एनिमेशन और ऑडियो ड्रामा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड है, सोशल मीडिया के पोटेंशियल मोड है, और उसको हम बहुत ही इजीली और कॉस्ट इफेक्टिव मोड में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरत है एक टीम वर्क की, एक पैशन की, और एक आइडिया की, एक विजन की। तो ये एक टीम अप्रोच से अगर काम करें तो ये सभी के लिए, आयुष प्रैक्टिशनर, आयुष स्टूडेंट्स, आयुष सीकर्स, आयुष इंडस्ट्री, इवन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनके लिए, फार्मर्स के लिए, जो भी वेटरनरी के फील्ड से साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए, सभी के लिए ये फायदेमंद हो सकती है। इस ईयर अभी दिसंबर में वैक होने जा रहा है, तो उसकी थीम भी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ वो है। तो उसमें भी ये सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर हम बहुत ही सूक्ष्मता से देखें तो आयुर्वेद जीव मात्र के प्रति मतलब जो करुणा है या दया के बेस पे लिखा गया है, वो सिर्फ मनुष्य के लिए है ही नहीं, वो मतलब वनस्पति के लिए भी है, वो प्राणी है, वो पंछी, वो कृषि, सभी के साथ जुड़ा हुआ है।
हमें जो रोग होते हैं उसमें जल और वायु वो भी उसके कारणभूत है, और जल और वायु को शुद्ध करने के भी उपाय हमारे आयुर्वेद में बताए हैं। तो वैसे जिस तरह मैडम ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि बॉडी, माइंड, सेंस, सोल, इस चारों का कॉम्बिनेशन ही जीवन है। इवन WHO ने भी जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें भी मन का बहुत ही मेजर रोल है। हम जो कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इस संयोग ही जीवन है, और उन चारों की प्रसन्नता ही आरोग्य है। तो मैं डेफिनेटली ये मानता हूँ कि इंद्रिय, मन और आत्मा की प्रसन्नता के लिए ये जो भी प्रेजेंटेशन के अलग अलग मोड है, भले ही वो परफॉर्मिंग हो या तो फिर नॉन परफॉर्मिंग है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये बहुत ही अच्छा मंच था कि जहाँ पे ऐसे विषयों को महत्व दिया गया। तो मैं फिर से ऑर्गेनाइजर को थैंक यू कहना चाहूंगा इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, और अर्पण सर और बाकी के ऑर्गेनाइजर को भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मेरे विचार और मेरे एक्सपीरियंस को मुझे आपके समक्ष रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Kamlesh. Thank you very much. I am also very much interested to develop, support, motivate, and promote animation and audio drama. If any support is desired or any talent is in your purview, in your circle, please recommend those. So we will be in their contact. Thank you. Thank you very much. Professor V.K. Agnihotri, sir. Thank you so much. Thank you, Dr. Pawan Now Sharma ji. stage is yours, sir. I am really thrilled with today's topic of the webinar, as such great persons with all their artistic merits, they poured the knowledge to our webinar platform. And important is this, that I found that every merit is there in Ayurveda, as they depicted. Madam Purnatne talked about the Kamlesh talked about this, which was started with our Professor Arpan Bhatt ji, and that is my great pleasure that he belongs to our Sanskrit department. My important factor is this, that our Sanskrit department persons are so full of the merits and knowledge, tagging everything. And wonderful point is that his name is Arpan. So I think he is he stands for dedication or samarpan for Ayurveda, for knowledge, and for wife, for family, everybody. But the hidden or silent S is there, and the samarpan is also there towards the God. This is his meaningfulness of his the miraculous name itself, and so goes the knowledge which he is carrying, and his whole team is so important that they shorted out who will be the best speaker and presenter on today's webinar. So as per the instructions of Professor Pawan ji, the discussion is now on, the platform is open. So apart from our speakers, those who In have the joined, discussion, sir, my humble submission is this. yeah, In every hello, election, political parties ji. Yes, political parties are really creative, more creative than us. yes, of course. Yeah, So it is very impressive that their creative writers are writing on every new incidents. Our Ayurveda is Shashwat, Anant, and Anadi, but we are unable to communicate our messages through this animation and audio drama. What should be the way out, and what should be the our contribution to develop this therapy, as Madam Priyadarshini communicated. Our concept of communication of health awareness has been value added by Madam Priyadarshini ji as drama therapy. So whether it can be value added
problem point can be managed in Ayurvedic hospitals, or Ayurvedic staff can be trained for this, for body language? This is the question first, that our staff should be trained. Our doctors should be trained in body language, audio drama, and then we should plan various audio dramas, Nukkad Natak. Political parties are organizing Nukkad Natak only, and they take the votes. But we are unable to do it. If anybody is there who is interested to develop the animation as well as this audio drama, we would like to welcome them. Dr. Pawan Sharma, you touched a very important point. This is a fact, but the political parties, for their convincing, they use international media experts, because they know that the message which will be sent by the media will definitely cover the whole of the masses, and they go with the Hindi, English, and the local state languages also. But as far as ours is concerned, we know during our so many annual functions, so our students are there. They used to play one act play, like sometimes this in terms of AIDS, say awareness, cholera awareness, alcoholism, in all these sectors, they used to make a boys girls group, and they play just to convey the message that it should be avoided. Alcohol is the Your voice is stuck, Agnihotri ji. I hope internet is not there. He looks like he is in a hospital or something. No, I'm here. I got returned back from the market, as I am to leave on tomorrow for Haridwar. So our this small kid was interested to make a visit to the Numai site. We just because we have to leave on morning at about 8:30. Then by that time he might be getting ready or maybe sleeping. So I just kept his words that let us have a round up to the market. Anyway, so the talent is there. Our point is that how we can utilize execution is there. Just directors like Apan Bhatt sir and other our guys, those who are still there in the education institutes of Ayurveda, they can better say motivate the actors which are there, actors and actresses which are the students of BMS and MD. That can be done. So this is a very vital point. If they are executed and given the proper guidance, and in the same connection, I would like to ask, because today Dr. Dineshwar Prasad Sahab is here and he is principal there in Patna. So in the Novanga, I think he is having a good team of the students. He would like to suggest or say something on today's topic. So I invite Dr. Professor Dineshwar Prasad sir. Please join and say some add on some inputs which you are having in your mind. Thank you. Namaskar. एनिमेशन और ऑडियो ड्रामा के विषय में कोई यदि कुछ विचार रखना चाहें, डॉक्टर देवांग पटेल, डॉक्टर सीपी शर्मा जी, प्रणाम शर्मा जी, डॉक्टर सीपी, डॉक्टर जगदीश्वर जी, स्वागतम। कुछ भी यदि विचार ऑडियो ड्रामा और एनिमेशन के विषय में रखना चाहें, या हमें कुछ सूचित करना चाहें किसी एनिमेशन टैलेंट या ऑडियो ड्रामा टैलेंट के लिए, छोटे छोटे चीजों पे, बातों में, जब रेडियो FM रेडियो वाले बड़े इंप्रेसिव जिंगल्स बना लेते हैं, थोड़े बातों में वो ड्रामा बना लेते हैं, देखिएगा उनके ऐड वो ऑडियो ड्रामा ही है पूरा, जो ये FM रेडियो वाले करते हैं, 1-1 मिनट के, 30 सेकंड के, क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, खत्म हो गई बात। तो इतने में आयुर्वेद का क्यों नहीं चल सकता सर? माय क्वेश्चन इज दिस, दैट वी आयुर्वेदिक पर्सन शुड, मैडम पारुल जी, अरे सॉरी, वैद्य पारुल जी, नमस्कार। मैडम पारुल जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। योर वैल्यूएबल ओपिनियन। मैं कब की सुन रही थी, लेकिन ये इंटरनेट की वजह से बहुत क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं ऐसा सोची कि शेक्सपियर
जो विश्व प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा है द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर एक्टर्स परफॉर्मिंग ऑन इट। और ये जो है वो पश्मीना जी ने यही बताया, शी वाज माय, आई हैव टेकन हर एग्जाम्स, तो एंड शी इज वेरी क्लोज टू मी। तो पश्मीना जी ने भी यही बताया कि सिंस द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग एंड मूविंग द लेग्स, वहीं से अपनी यात्रा शुरू हो जाती है, वो डेथ तक रहती है। मेरा ये मानना था कि प्रोफेसर आयुष्मान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है कैरेक्टर, वो उसका जो एनिमेशन कैरेक्टर है वो काफी कुछ बच्चों में भी पसंद आया, और उसके जरिए बच्चे जो है वो आयुर्वेद को समझने की कोशिश भी करते थे, लेकिन फिर बाद में वो रुक गया प्रोजेक्ट। लेकिन शक्तिमान जो हमारा कैरेक्टर है, उसकी वजह से हमें ये फायदा हुआ कि सदवृत्त, योग, लाइफस्टाइल और निर्भयता, ये बच्चों में उसने घुट घुट के भरी। और जिन बच्चों ने शक्तिमान को टीवी पे देखे हैं, सीरियल्स को, वे बच्चे कुछ डिफरेंटली सोचते हैं। तो ये एक सफल रहा था प्रोग्राम। लेकिन फिर तो हमारे यहाँ तो ऐसी चीजें ज्यादा चलती नहीं है। फिर एज ए टीचर एंड ए वैद्य, मेरा ये अनुभव रहा है कि पिच एंड लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स play a major role in what we are trying to convey to the students and the patients. और इसका बहुत बड़ा अनुभव देखा है मैंने, खास करके कैंसर एंड स्टेज पेशेंट्स, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स एंड स्टेज, और एक्सीडेंटल केसेस। मैंने तो काफी एक्सीडेंटल केसेस भी ट्रीट किए हैं, और ऐसे केसेस की जिनमें आंख चली गई हो, उनको बताना है तो बताने का तरीका अगर सही ना हो, तो मेरे जो बॉस थे आई सर्जन, ही वाज वेरी रफ, तो जो भी था मुंह पे बोल देते थे और पेशेंट्स ऐसे शॉक में चले जाते थे। तो मुझे साइड में ले जाके उनको सूद करके उनको समझाना पड़ता था, तब जाके वे मान सकते थे कि दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर आई और यहाँ पे बहुत लेट पहुंचे हैं। तो ये जो है वो बहुत मदद करता है, एंड स्टेज पेशेंट्स में तो बहुत ही मदद करता है। मेरा एक कैंसर पेशेंट था, कैंसर ब्रेस्ट, प्रेसिपिटेटेड इनटू लंग्स, वेंट इनटू लीवर, और क्रिटिकल था, वो कभी भी कुछ भी हो सकता था। शी कुड गो इन हेपेटिक कोमा आल्सो, और शी कुड गो इन जनरल कोमा आल्सो। तो इस स्टेज में फैमिली को संभालना बहुत ही कठिन था, क्योंकि ये तो नेचर पे था कि किस स्टेज में पेशेंट जाएगा। The patient survived for 2 months beyond what the medical fraternity had said. Patient died very peacefully and satisfied. तो ये जो है हमारा टोन, उसका इफेक्ट ये होता है। तीसरी बात जो थी वो, हमारे यहाँ पे 3 वैद्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस विषय में काम किया है। All the 3 are senior to me. वैद्य प्रवीण भाई हीरपरा जो है, उन्होंने डीडी गिरनार जो हमारा गुजरात का है, उसके अंदर गांव का चौरा, गामनो चौरो ऐसा प्रोग्राम था उनका, उनमें उन्होंने ऐसे डाले थे जिसकी वजह से काफी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्ट्स जो थे, वाज एबल टू रिमूव देम एट दैट 80s की बात कर रही हूं मैं। और उस वक्त प्रवीण भाई हीरपरा नाम तो गांव में, गुजरात के गांव में प्रचलित था। उनके बाद वैद्य शोभन और वैद्य हाथी जो वो राजकोट के हैं, शोभन जी जो है वो अहमदाबाद है, वो स्टूडेंट ऑफ अकंडानंद। उन्होंने जो है वो पोएम्स लिखे, और पोएम्स इतने सिंपल वर्ड्स में थे कि जो नॉन आयुर्वेदिक पीपल है, जो नॉन मेडिकल पीपल है, इवन प्राइमरी स्कूल के बच्चे, वे भी उनको पढ़ के समझ पाते थे और उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल आंवला जो है, आंवला का इतना अच्छा स्वीकार जो हुआ है, वो स्वीकार की वजह ये सब प्रयत्न रहे हैं। तो ये हुआ है, हो सकता है, और आगे हम निरंतर, जिस तरह हमारी ये श्रेणी चली है, वैसे अगर निरंतर चले पावन साहब, आप अगर इसको उठा ले तो ये निरंतर चले तो हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट भी जुड़ा था और उसको ये था कि किस तरह हम ये कर सकते हैं। मंजूश्री में भी काफी मेरे स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने
छोटे छोटे वीडियो बनाए थे और उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। वो कोलवड़ा के जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने तो ऐसे वीडियो बनाए कि मैं भी देखती रह गई। इतने इफेक्टिव वीडियोस बच्चे बना सकते हैं और हमारी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर काफी काम कर रही है, लेकिन ये निरंतर हो तो ही जरूरी है। हम एक रखे स्पर्धा और स्पर्धा तक ही इसको सीमित रखे, ये चीज ठीक नहीं है। जैसा आपने बताया कोई एक पॉइंट ले ले और उसके ऊपर ऐसे चले, इस तरह अगर हम कंपाइल करें तो आपने जैसे बताया वैसा बहुत कुछ हो सकता है। अर्पण भैया आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, जहाँ पे आप ITRA में बैठे हैं वहां पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एक टीम बना के जिस तरह IRES में करते हैं वैसा इसमें भी करें तो पवन साहब बहुत कुछ हो सकता है। नई सदी तो आयुर्वेद की ही है, इसका लाभ हम युवा धन को भी दे सकते हैं, ये हमारा धन ही है। और पश्मीना जी को और कमलेश जी को सुन के बहुत आनंद हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। कोई और आज एनिमेशन या ऑडियो ड्रामा के विषय में कुछ बोल विचार रखना चाहेंगे? पवन सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, स्वागतम। नागभूषणम जी स्वागतम। Yes sir, yes sir. Today's program was very interesting. और हम शिष्य disciples are 3 types, उत्तम, मध्य और अधम। हम जो don't pardon me if I am wrong, जो हम एनिमेशन ये सब बता रहे हैं, जो आचार्य का जो वचन है, we are unable to perceive those acharyas words as such. That's why jaise we neither know Samskrita nor its depth. That's why we are unable to follow the acharya's words, shastra as such. So in this case, yes, this animation and the drama, it is having very much importance because a layman can understand what actually the meaning is. But only thing is, when we try to explain these things in animation or something visualization, sometimes we may be losing its depth also. But as in today's discussion, we had one camp for school children, primary school children, and to make them learn our dinacharya, we made some rhymes and some very easily understandable poems also. And yes, for those children it is very good, but at the same time, when it comes to the academy of Ayurveda, because in our state also, one of the college created for some of the yogas the cinematic style of songs. And when we ask the students what actually it is, yes, they can, like a cinema song, they can sing the song, but actually the depth they are not having. So yes, it is important. I am not saying that it is not having any importance, because Ayurveda is not just a science, but art is also there in the Ayurveda. Because Dirgham Jivitam Anvichan Bharadwaja Upagamat, that is the script where Charak Samhita starts. And the question comes, why Bharadwaja only went there? What is the need? So again, there we get the like any Hindi or other cinema, the background of that Bharadwaja's yatra in search of this Ayurveda, it is very beautifully described in Charaka Samhita. Comparatively, other Samhitas, in Charaka Samhita, such a type of dramatic representation, it is there. And this dramatization, audio drama, it is not only just for the expressing the basic principles of Ayurveda, but as one of the presenter explained, therapeutically also it is having very much importance, particularly when it comes to the Adravya Chikitsa. Many of the things, because Adravya Chikitsa because Adravya Chikitsa it directly enters into the psychological level, more than at a physical level, directly enters into the psychological level.
and whatever Adhrava Chikitsa particular it is explained, it is based on that one. And in this Adhrava Chikitsa, not only one sensory modalities, but whatever the possible sensory modalities are there, all these modalities are utilized there. So as you rightly told, because we should have appreciators what actually Ayurveda is. For that one, definitely through the audio, otherwise visual media, definitely we should have such platforms. As Kamlesh ji told, why these MBBS students are that much of confident, because they are learning the basics from the LKG onwards. In the same way, I think it is also a good idea to have animations, so that Ayurveda can we can spread the thoughts of Ayurveda among the societies. And in this context, I congratulate you, sir, for organizing, because it is very unique concept and thought, and it is also thought-provoking, and very good experts participated in this work. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you very much. Your name is Shiva, my Shiva, Nagabhushanam. Great Nagabhushanam. Excellent comment. Thank you, sir. Dr. C.P. Sharma, sir. Would you like to say something? Dr. C.P. Sharma, sir. जी सर। Welcome. सर सभी को प्रणाम। आज के इस वेबिनार के विषय के लिए मैं समादरणीय पवन जी को ढेर सारा साधुवाद कि ऐसे विषय के चयन के कर हम लोगों को एक नया अध्ययन अध्यापन और चिकित्सकीय व्यवस्था में रास्ता दिखाने का प्रयास किया। एनिमेशन ऑडियो ड्रामा के माध्यम से, चूंकि मैं बेसिक संहिता से बिलोंग करता हूं, तो जहां हम अपने दोषों को, चाहे वो दोष छठक्रिया काल वाली बात आए, चाहे रोग उत्पत्ति में संप्राप्ति संगठना वाली, स्थान संश्रय वाली, इन सब घटनाओं को इस तरह से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे तो हम प्रत्येक व्याधि को और उस व्याधि की उस स्टेप को कि कहाँ पर यहाँ फिजियोलॉजिकल चेंज के बाद केमिकल चेंज हुआ, कहाँ व्याधि का लक्षण आया, कहाँ पूर्ण रूप आया, ये छात्र के सामने रख पाएंगे। और एक बात जो कमलेश जी ने बताई कि सिद्धांततः ये बात सही है कि हमारा जो बैकग्राउंड रहता है, जिस बैकग्राउंड से हमारी फीडिंग आती है, छात्र हमारे आते हैं, वो छात्र पूर्व में आयुर्वेद के शब्दावली को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे से लेकर इवन आजकल तो सिंस बिगिनिंग साइंस की नॉलेज परोसी जाती है, तो बच्चा वहां तक उतने, कुछ बच्चे इतने पेनिट्रेटिंग और डीपर सोच रखते हैं तो उस बात को बहुत अच्छा समझ जाते हैं। जब हमें बताना है, हमें जब संप्राप्ति संगठना बताना है, ये हम एनिमेशन और ऑडियो उसके माध्यम से, क्योंकि यहाँ देखो दोष से दुष्प्रभाव हुआ, उसका परिणति क्या हुई कि इस तरह का लक्षण आ गया। तो जो लक्षणिक अभिव्यक्ति होती है, वहां जो संप्राप्ति संगठना, पैथोजेनेसिस ऑफ द डिसीज हुई, ये डिसीज वाइज हम इस तरह के प्रेजेंटेशन छात्रों के सामने रखें। ये छात्र एक भी व्याधि को समझ पाता है पूरी ईमानदारी से, तो वो निश्चित एक अच्छा आयुर्वेद का चिकित्सक बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का हर क्लास में कंसंट्रेशन परफेक्ट हो। निश्चित कहीं ना कहीं किसी न किसी का, चलिए किसी पर वो है इंटरेस्ट है, कोई दोषों पर इंटरेस्ट रख रहा है, कोई दुष्ट पर इंटरेस्ट रख रहा है, कोई संप्राप्ति पर है, तो वहीं से फिर पूरा आयुर्वेद वो समझ जाएगा। तो एक एनिमेशन और ऑडियो विजुअल के माध्यम से, जैसे अभी पवन जी कह रहे थे कि हमारे नेता लोग जब चुनाव आते हैं तो क्या क्या प्रस्तुतियां देते हैं, क्यों ना हम
सामान्य पब्लिक को तो स्वस्थ व्रत और उसमें आचार रसायन और सदव्रत का पालन बता सकते हैं, परंतु हमें तो सबसे पहले अपनी भावी पीढ़ी को आयुर्वेदमय बनाना है, क्योंकि हमारे साथ जो संस्कृत और लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को मॉडर्न के साथ थोड़ा सा हम अपनी पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस को, हम अपने दोष को, अपने दूष्य को और उस षड क्रिया काल के स्टेप बाय स्टेप उसको प्रेजेंटेशन दे पाए, तो निश्चित ही हमारी भावी पीढ़ी विशुद्ध आयुर्वेदमय होगी। और ये वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी हमारे, जैसे आपने बताया ना, आयुर्वेद अनादि है, आयुर्वेद शाश्वत है, नित्य है। अब नित्यता को हम कैसे सिद्ध करें? जैसे आंवला ले लें, तो आंवले का गुण वेदों में वर्णन है, वही है और आज भी वही है, वही आंवले की रसायन है, वही उसके गुण है, वही त्रिफला के गुण है। तो इन सब चीजों को हम कैसे प्रस्तुत करें? एनिमेशन के माध्यम से, ऑडियो ड्रामा के माध्यम से, तो हमारे छात्रों को निश्चित इसका लाभ होगा, न्यू क्रिएशन गेम चेंजर सिद्ध होगा। यह अपनी आपका स्टेप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी थैंक यू सर, विशेषज्ञों ने जो प्रस्तुति दी वो एक अनुकरणीय और आदर्श है, जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में सक्षम और सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अग्निहोत्री सर फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। Thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sharma ji. Thank you for the inputs of Madam Parul Joshi, Dr. Nagbhushan ji, and Dr. C.P. Sharma ji. You have also guided us and highlighted the sectors where Ayurvedic new generation is supposed to come forward and make so many videos and animation or video presentation by seeing these such type of animations of other sector, because they are capable enough, they are net survey, they are completely photographic and everything is there in the mobile. So this message is very important that the students, and they are doing so as and when this their annual function is concerned, their introduction function is concerned, their farewell concerned, they used to make so many videos, and out of that video a selected video of say 1.5 minutes or so can be also generated with the academic theme. So this is a good suggestion and direction. Our new generation, we are waiting good output from them. So today's seminar was a very wonderful and really a real approach towards the Ayurvedic contents be presented in a so software form, so that it may convey the hidden principles and so many plus point meritorious points which the common man is means following, but when it will be say encapsulated in the terms of Ayurvedic approach, and the era is on as far as the Ayurvedic approach is concerned, so we will all be benefited, and our teaching institutes, our Ayurvedic graduates, postgraduates, and those who are medical officers, they are the best instruments to convey such type of information in the form of emanation to the countryside where the Ayurvedic dispensaries are there or the research centers are there. Our pharmacists, staff nurses, ANM, GNM, ASHA workers, they are all will be a great help to convey all such type of animation things to the primary level schools, to the middle schools level, and also at the time, at the occasions of 26 January, 15 August, 2 October, or any good days where such type of say social science subject races or at assembly, this can be communicated. But first of all, we have to make the so many easygoing videos. So extending my thanks and regards to all the great our today's means the guest speaker side from Professor Arpan Sharma, Arpan Bhattji, with our Sunayan ji and our KC Gunlatne ma'am and our Pashmina ma'am. These are the great speakers and conveyor of the
hidden fact message of our Sangitas. So with these words, I thank all the participants who joined today's webinar, and also those who are here and contributed their experiences, their knowledge, and their thoughts with the suggestion that it can be made easygoing. And our so many workers are there, our artists are there, who can give the background sound or some sort of, say, some music to such animation and videos. So I think a team is necessary, and a good communication, as we told that on the artistic day or the music day, they are supposed to make a what should I say, WhatsApp group, and the things can be say put forward. Our Goel sir, KK Goel sir will also there. They will all be of great help for making all these things available to the government. With these words, I thank all, and I extend our greetings and our well wishes to all our speakers and our all dear friends. And now over to Professor Pawan Sharma ji. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Good night. Good night to all. Good night. Tomorrow, psoriasis day. So we will be listening psoriasis experts